हेलो दोस्तों। तो भाई आज की हमारी क्लास का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। तो भाई अगर आपने इससे पहले कॉम्बिनेशन की क्लास नहीं देखी है तो भाई आपको प्रोबेबिलिटी समझने में दिक्कत होगी। तो भाई सबसे पहले आपने कॉम्बिनेशन की क्लास को देखना है जो हमने इससे पहले पढ़ी है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है, प्रायिकता क्या होती है। तो देखो, डे टू डे लाइफ में कुछ चीजें अनसर्टेन होती हैं, यानी कि जिनके बारे में हम क्लियरली नहीं बोल सकते। जैसे कि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अब वो एग्जाम कैसा आएगा, वो इजी भी आ सकता है और वो टफ भी आ सकता है और वो मॉडरेट भी हो सकता है। ठीक है, तो इस बात के बारे में हम ये सर्टेनली नहीं कह सकते कि पेपर आसानी आएगा या पेपर मुश्किल ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज सर्टेन नहीं है, यानी कि ये अनसर्टेन है, निश्चित नहीं है। तो इसको मैथमेटिकली मेजर करना ही या मैथमेटिकली दिखाना ही आपका क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है। ठीक है भाई, तो प्रोबेबिलिटी का जो मतलब है वो मैंने आपको बताया। क्वेश्चंस में हम इसको कैसे करेंगे उसके लिए मैं एक बार बता देता हूं प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, इसको आप प्रायिकता के साथ साथ संभाविता भी बोलते हैं। संभाविता भी बोल सकते हो, कई बार क्वेश्चन में संभाविता शब्द लिखा आ जाता है। प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, ये क्या होता है, किसी घटना के होने की संभावना बटे में कुल संभावना, होने की संभावना बटे में कुल संभावना। ठीक है, तो इंग्लिश में जो लिख रहे हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू बी हैपन अपॉन में टोटल इवेंट। ठीक है, या इसको आप मैथमेटिकली भी लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। देखो, ये तो मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, तो इंग्लिश वाले इसको ऐसे लिख लो, या तो फिर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट यानी कि किसी घटना के होने की संभावना वो क्या होती है, नंबर ऑफ इवेंट, ठीक है, अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो यहां पे ये जो फॉर्मूला है इसमें जो मैं इवेंट शब्द बोल रहा हूं, इवेंट क्या होता है, इवेंट का मतलब ये है भाई, जैसे मैंने कहा कि मौसम खराब है तो या तो बारिश होगी तो ये एक इवेंट है, या बारिश नहीं होगी ये दूसरा इवेंट है। और सिंपल शब्द बोलता हूं, मान लो हमने एक कॉइन को टॉस किया, तो कॉइन को टॉस करेंगे या तो हेड आएगा तो ये एक इवेंट है यानी कि घटना है, या टेल आएगा तो ये दूसरी घटना है। इसी तरह से अगर हम डाइस को पासे को फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 6 इनमें से कुछ भी आ सकता है। तो ये जो अलग अलग नंबर आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये क्या है, ये इवेंट है यानी कि घटना है। ठीक है, तो यहां पे टोटल इवेंट यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस वो क्या होता है, जैसे डाइस को फेंका तो 1 2 3 4 5 6, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को, जिसे मैंने फॉर्मूले में कहा कुल संभावना यानी कि टोटल पॉसिबिलिटी। फिर नंबर ऑफ इवेंट का मतलब क्या, जैसे मैं कह दूं कि इवन नंबर आने की क्या संभावना है, तो इवन नंबर 2 आ गया तब भी इवन नंबर काउंट होगा, 4 आ गया तो भी इवन काउंट होगा, 6 आ गया तो भी इवन काउंट होगा। तो सम संख्या आने की संभावना क्या है, तो ये है हमारा नंबर ऑफ इवेंट। ठीक है, यानी कि वो होने की संभावना जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, मैथमेटिकली समझाने के लिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, एक सिक्के को उछालने पर कुल अवसर कितने होंगे, यानी कि जब मैं एक कॉइन को टॉस करता हूं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा, ये कुल संभावना जो लिखा है, कुल अवसर जो लिखा है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को या कुल संभावना को। तो जब भी एक कॉइन टॉस होगा, एक कॉइन जब टॉस होगा तो भाई या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो कुल संभावना कितनी होंगी, 2 ही होंगी। ठीक है, तो हेड या टेल। अब ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है कि n सिक्कों को उछालने पर कुल संभावना कितनी होंगी। तो n सिक्कों का मतलब क्या, मान लो मैंने 2 कॉइन उछाल दिए, अगर मैंने 2 कॉइन उछाल दिए तो हो सकता है पहले कॉइन पे हेड आ जाए, दूसरे पे भी हेड आ जाए, हो सकता है पहले पे हेड आ जाए दूसरे पे टेल आ जाए, हो सकता है पहले पे टेल आ जाए दूसरे पे हेड आ जाए, हो सकता है दोनों पे टेल टेल आ जाए। क्या इसके अलावा भी कोई पॉसिबिलिटी है, तो तुम कहोगे नहीं, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बनी,
4 पॉसिबिलिटी बनी। तो कैसे पता लगेगा कितनी पॉसिबिलिटी होंगी किसी इवेंट के होने की, वो उसके लिए आपने देखना है कि एक कॉइन को टॉस करने पर केवल 2 पॉसिबिलिटी होती हैं, लेकिन जब एक यहां पे लिखा है कि अगर n सिक्कों को उछालेंगे, एक कॉइन के उछलने पे 2 पॉसिबिलिटी होती हैं, लेकिन अगर हमने n सिक्के उछाले, n सिक्के का मतलब मान लो 2 सिक्के उछाले, तो कितनी पॉसिबिलिटी होंगी? 2 की पावर 2 यानी कि 4 पॉसिबिलिटी होंगी। ये मैंने अभी करके भी दिखाया तुम्हें, ठीक है। तो 2 सिक्के उछालूं या एक सिक्के को 2 बार उछालूं, दोनों बात बराबर है भाई, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि इसके बाद अगला जो थर्ड पॉइंट है उसमें लिखा है कि एक सिक्के को n बार उछालने पर कुल अवसर, तो देखो ये दोनों ही सेम है, 2 की पावर n है, ठीक है भाई। मैं 3 कॉइन उछालूं या एक कॉइन को 3 बार उछालूं, दोनों बातें सेम है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मैं 3 कॉइन उछालूंगा तो कुल संभावना यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 का मतलब 2 की 3 टाइम मल्टीप्लाई यानी कि टोटल पॉसिबिलिटी बनेगी 8। वो क्या बनेगी वो क्वेश्चन के साथ क्लियर करेंगे, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि हम 3 कॉइन उछालें या एक ही कॉइन को 3 बार उछालें तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बनेंगे? 2 की पावर कर देना है उतना, ठीक है। तो अब ये कॉइन के बारे में थोड़ी सी बात मैंने करी है, और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा अब जब हम क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो बड़े ध्यान से समझना, मुश्किल नहीं है, और आपको बता दें एग्जाम में यही जो प्रोबेबिलिटी है इसी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन भी थोड़े से अलग टाइप के पूछे हैं, लेकिन भाई देखो करना तो सारा ही है, ठीक है, तो इसलिए इसको भी करो ध्यान से। कह रहा है कि एक सिक्के को अगर 6 बार उछालें तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, यानी कि क्या पॉसिबिलिटी होगी? फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ना संभाविता, संभावना मतलब पॉसिबिलिटी, तो कई बार मैं प्रोबेबिलिटी की जगह पॉसिबिलिटी बोल दूं तो समझना कि वो प्रोबेबिलिटी ही बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कॉइन टॉस्ड 6 टाइम, तो अगर मैं एक सिक्के को 6 बार उछालूंगा तो टोटल पॉसिबिलिटी, कुल संभावना क्या होंगी? 2 की पावर 6। तो 2 की पावर 6 का मतलब हमें 2 की 6 बार मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी बोल सकता था, एक सिक्के को 6 बार उछालें या 6 सिक्के एक बार उछालें, दोनों मतलब सेम है भाई। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी आ गई यहाँ पे? 64। तो 2 की पावर 6 का मतलब 2 की 6 बार मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो 64 इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था। इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अब एक बात और भाई, कई क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में रखे हैं, कई क्वेश्चन हिंदी में रखे हैं। आप इंडियन हैं और मैं ये जो भाषा है, कई बार ये ना इतनी ज्यादा सिंपल सरल भाषा होती है कि वो हम समझ नहीं पाते कि चित आएगा, पट आएगा, हेड टेल ज्यादा अच्छे से समझ में आते हैं। तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन इस तरीके से रखे हैं, तो थोड़ा सा मैनेज करना, मैं समझाऊंगा सारी बातें, समझने पे ध्यान ज्यादा देना है। अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, यानी कि एक सिक्के को 2 बार उछाला। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड बोथ टाइम्स, यानी कि दोनों बार हेड आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी कि प्रायिकता है। तो अब मुझे बताओ, सबसे पहले हम देखेंगे जब एक कॉइन को 2 बार उछालेंगे तो टोटल पॉसिबिलिटी यानी कि कुल संभावना कितनी होगी? तो 2 की पावर 2 यानी कि 4। तो 4 सिचुएशन बनेगी, कौन कौन सी मैंने बताई भी थी, या तो दोनों बार हेड हेड आएगा, या पहली बार हेड दूसरी बार टेल, पहली बार टेल दूसरी बार हेड, और या फिर दोनों बार टेल टेल। तो अगर हम एक कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे तो यही 4 पॉसिबिलिटीज हैं। कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड बोथ द टाइम्स, यानी कि दोनों बार हमारा क्या आना चाहिए? हेड आना चाहिए। तो ऐसा कितने केसेस में पॉसिबल है? सिर्फ एक केस में पॉसिबल है। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी यहां पर? 1 बटे में टोटल संभावना 4। तो ये जो फॉर्मूला मैंने यहां पे लिखा था समझाने में, दोनों बार हेड आने की संभावना, हेड होने की संभावना कितनी है? 1। सिर्फ एक ही सिचुएशन ऐसी है जिसमें दोनों बार हेड आएगा, और टोटल संभावना कितनी है? 4। तो बस ये इसका आंसर आ गया 1/4, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से अब इतना तो समझ में आया होगा कि क्वेश्चन कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। ये मिटाना नहीं चाहिए था, कोई बात नहीं, फिर से लिख देंगे। अगर एक सिक्के को हम 2 बार टॉस करते हैं तो मैंने अभी बताया था क्या क्या आ सकता है।
यही 4 सिचुएशन होंगी। दोनों पे हेड आ जाए, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, और दोनों पे टेल टेल। तो कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड। एट लीस्ट वन हेड का मतलब कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड। तो कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो एक से ज्यादा होंगे तो वो भी चलेंगे, ध्यान रखना, एक से ज्यादा भी चलेंगे। तो इसमें एक तो है, एक से ज्यादा भी चलेंगे, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। तो ऐसा कितनी सिचुएशंस में है? 3 सिचुएशन में, आउट ऑफ टोटल 4 सिचुएशन। तो आंसर कितना बनेगा? 3/4। तो 3/4 ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। ठीक है भाई, इसी के साथ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ 3 coins are tossed to find the probability of getting at least one head। अगर हम 3 सिक्के उछालते हैं तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या संभावना है कि हमें कम से कम एक हेड मिले, एटलीस्ट वन हेड। तो सबसे पहले तो टोटल संभावना है, कुल संभावना, जब एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो कुल संभावना होगा 2 की पावर 3 यानी कि 8। टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है? 8। तो इसको आप नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बोलते हैं, ठीक है ना, ये नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है। तो अब जब 8 संभावना है तो वो क्या बनेगी, मैं एक बार लिख के दिखाता हूं। जब 3 सिक्के फेंकेंगे तो आपने ये कैसे बनाने हैं 8 के? सबसे पहले आपने हेड लिखना है 4 बार। कितनी बार लिखोगे? 4 बार। फिर टेल लिखना है 4 बार, टेल भी कितनी बार लिखना है? 4 बार। फिर 2 बार हेड लिखना है, सेकंड लाइन में 2 बार टेल लिखना है, फिर 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर लास्ट में 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, हेड टेल। पहली बार 4 बार हेड 4 बार टेल, फिर 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, हेड टेल, इस तरह से। तो ये देखो टोटल जो है 8 सिचुएशन बनेगी। तो 3 सिक्के उछलेंगे तो ये सिचुएशंस बनेगी। तो इसने कहा था फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड। एट लीस्ट का मतलब कम से कम एक हेड होना चाहिए कम से कम। तो हेड एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इन सभी में हेड है, इसमें सारे टेल हैं। तो उसने बोला कम से कम एक हेड। तो कम से कम एक हेड जो है वो कितनी सिचुएशंस में है? 7 सिचुएशन में, आउट ऑफ टोटल 8 सिचुएशन। तो आंसर बनेगा कितना? 7/8 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगर यही क्वेश्चन, सुनो ध्यान से, अगर यही क्वेश्चन मैं ऐसे पूछ लेता, ये आंसर तो हो गया हमारा। अगर मैं पूछ लेता कि एग्जैक्टली 1 टेल, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक टेल होना चाहिए, ऐसी कितनी सिचुएशंस जो है, कितनी प्रोबेबिलिटी है इसकी? तो अब देखो सिर्फ एक टेल कहां कहां आ रहा है? देखो इसमें सिर्फ एक टेल है, इसमें भी सिर्फ एक टेल है, इसमें तो 2 हो गए टेल, इसमें भी एक टेल है, इसमें भी 2 हो गए, इसमें भी 2। तो केवल 3 सिचुएशन ऐसी हैं आउट ऑफ टोटल 8 सिचुएशन। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी एग्जैक्टली 1 टेल होने की? तो जवाब होगा 3/8। ठीक है। तो सिर्फ वो सिचुएशन देखनी है। तो एग्जैक्ट टेल होने की कितनी संभावना है? एक तो इसमें है, एक इसमें है और एक इसमें है। सिर्फ 3 संभावना टोटल 8 संभावनाओं में से। ठीक है। तो ये आपने करना है इस तरीके से। अब इसी में मान लो मैं तुमसे पूछ लूं, इसी क्वेश्चन में मान लो मैं पूछ लूं एट लीस्ट 2 टेल्स। ठीक है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है जिसमें कम से कम 2 टेल हो? इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जिसमें कम से कम 2 टेल हो? तो भाई कम से कम 2 टेल होने चाहिए, ज्यादा तो कितनी हो जो? तो यूं बताओ, ये वाली सिचुएशन भी आएगी, इसमें भी 2 टेल हैं, इसमें भी 2 टेल हैं, इसमें नहीं है, इसमें 2 टेल हैं, इसमें नहीं है, एक ही टेल है, इसमें भी एक टेल है, इसमें है ही नहीं। तो कम से कम जो है 2 टेल होने चाहिए। तो ऐसी कितनी सिचुएशन है मेरे पास? टोटल 4 सिचुएशन है आउट ऑफ 8 सिचुएशन। तो जवाब बनेगा 1/2। ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखना है कि कम से कम 2, तो कम से कम का मतलब होता है 2 तो होने ही चाहिए, ज्यादा भले ही कितने हो। ठीक है। इसके अलावा बोलता सारे टेल हो, ऑल टेल्स हो,
सभी पे टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो तुम कहोगे कि ऐसी तो सिर्फ एक ही सिचुएशन आउट ऑफ 8 सिचुएशन, तो 1/8 आंसर बन जाएगा। तो भाई इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपके क्वाइन से रिलेटेड पूछे जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ये 3 तक किया है, ज्यादा आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो फिलहाल इनको कर लेना। इसी के साथ फिर नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा डाइस यानी कि पासा। ठीक है, तो अब डाइस को समझते हैं। डाइस तो सभी ने देखी तो होगी ना, लूडो का जो पासा होता है डाइस होता है ना। तो सबसे पहले यहां पे देखिएगा कि अगर एक पासे को फेंकेंगे तो कुल अवसरों की संख्या यानी कि कुल संभावना कितनी होगी, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा। तो जैसे ही हम एक डाइस को फेंकेंगे तो या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 या 6, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बनेगी 6। ठीक है, तो कुल पॉसिबिलिटी बनेगी 6। अगर हम 2 पासों को फेंक दें तो कुल पॉसिबिलिटी कितनी बनेगी, तो ध्यान रखना ये बात अगर आपको समझ में आ गई, तो अगर 2 डाइस फेंक दिए तो एक डाइस फेंकी तो 6 पॉसिबिलिटी, तो 6 की पावर 1, तब जब एक पासा फेंकेंगे तो 6 ही आएगा। 2 डाइस फेंकेंगे तो 6 की पावर 2 यानी कि 36 पॉसिबिलिटी होंगी। 3 डाइस अगर फेंकेंगे तो टोटल पॉसिबिलिटी 6 की पावर 3 यानी कि 216, 6 इंटू 6 इंटू 6 करेंगे तो 216 पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो ये यहां पे नीचे मैंने दिखा भी रखा है कि 36 पॉसिबिलिटी जब 2 डाइस फेंकेंगे तो कौन कौन सी होंगी। पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे भी 1, पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए, पहले पे 3 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से ये टोटल 36 की 36 यहां पर लिखी हुई है, ये जो 36 पॉसिबिलिटी बनेगी ना। ठीक है, तो ये है आपका डाइस वाला पोर्शन। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कोई दिक्कत भाई, पहले पे 1 दूसरे पे 1, पहले पे 1 दूसरे पे 2, पहले पे 1 दूसरे पे 3, पहले पे 1 दूसरे पे 4, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे जो क्वेश्चन है डाइस के वो आ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन अ डाई इज थ्रोन। जब एक पासे को हम फेंकते हैं, एक पासे को फेंकते हैं तो सम संख्या होने की क्या संभावना है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर यानी कि सम संख्या होने की संभावना। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बताओ नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी कि कुल संभावना कितनी होगी। तो कुल संभावना कितनी होगी कि हमने फेंका है एक पासे को, तो 6 की पावर 1 यानी कि 6 पॉसिबिलिटी होंगी। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है, लेकिन इवन नंबर आने की संभावना, तो 2 आ गया तो भी इवन नंबर काउंट होगा, 4 आ गया तो भी सम संख्या काउंट होगी, 6 आ गया तो भी सम संख्या काउंट होगी। तो ऐसी 3 ही सिचुएशन है आउट ऑफ टोटल 6 सिचुएशंस, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 1/2। तो क्या संभावना होगी 1/2, ऑप्शन नंबर ए आंसर बनेगा। ठीक है, आसान था क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन देख लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2 इन थ्रोइंग अ डाई इज। 2 से बड़ी संख्या आने की क्या संभावना है जब हम एक पासे को फेंकते हैं। ठीक है, 2 से बड़ा नंबर, तो मुझे बताओ 3 आ गया तो भी बड़ा नंबर होगा 2 से, 4 आ गया तो भी, 5 आ गया तो भी, 6 आ गया तो भी। तो ये 4 सिचुएशन है आउट ऑफ टोटल 6 सिचुएशन, तो प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी 2/3, 2/3। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ। ध्यान रखना ग्रेटर देन 2 यानी कि 2 से बड़ा नंबर आना चाहिए, तो 3 4 5 6 यही 4 सिचुएशन है आउट ऑफ 6 सिचुएशन, तो आंसर ए ऑप्शन बनेगा। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3 व्हेन अ डाई इज टॉस्ड। यानी कि अगर मैं एक पासे को फेंकता हूं तो 3 का गुणज आने की संभावना। ध्यान रखना मैंने बोला कि 3 का गुणज यानी कि 3 का मल्टीपल। तो मुझे बताओ अगर 3 आ गया तो भी 3 का मल्टीपल है, 3 एकम 3 होता है। 6 आ गया तो भी 3 का मल्टीपल है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी टोटल 2 सिचुएशन आउट ऑफ 6 सिचुएशन। क्योंकि डाइस एक ही फेंक रहे हैं ना, इसलिए नीचे 6 लिखा जाएगा। तो आंसर कितना बनेगा 1/3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आसानी है क्वेश्चन, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अभी तक कॉम्बिनेशन कहीं पर भी नहीं लगा, ये भी खास बात है।
कॉम्बिनेशन अभी आगे आगे लगेगा, ठीक। लेकिन ये सिंपल सिंपल टाइप है, ध्यान से समझते रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या है तुम्हारा। अब की बार क्या है, दो डाइस फेंकी हैं, तो यहां पे ये कुल संभावना चेंज होगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द डिजिट्स इज 7 व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन। दो 500 को फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की क्या संभावना है या क्या प्रायिकता है। ठीक है भाई, दो 500 को फेंकने पर अंकों का योग 7 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी कि कुल संभावना कितनी बनेगी भाई। 5 से फेंके हैं कितने, 2, तो एक बार जब फेंकते हैं तो 6 पॉसिबिलिटी बनती हैं, तो 2 5 से फेंकेंगे तो 6 की पावर 2 यानी कि 36 पॉसिबिलिटी बनेगी। ठीक है, अब उसने कहा कि डिजिट्स का टोटल 7 आना चाहिए, सम कितना आना चाहिए 7। तो सम 7 कब हो सकते हैं, जब पहले पासे पे 1 आ जाए और दूसरे पे 6 आ जाए, तो क्या टोटल 7 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। पहले पासे पे 2 आ जाए फिर दूसरे पे 5 आ जाए तब भी सम 7 बनेगा। पहले पे 3 आ जाए दूसरे पे 4 आ जाए जब भी टोटल 7 बनेगा। पहले पे 4 आ जाए दूसरे पे 3 आ जाए। अब ये मत बोलना कि ये सर जी 3 4 वाला तो ले लिया था, ये उल्टा क्यों लिख रहे हो। अरे भाई, पहले पे 1 दूसरे पे फिर 6 आएगा, पहले पे 2 आ गया फिर दूसरे पे 5 आएगा, पहले पे 3 दूसरे पे 4। अगर पहले पे ही 4 आ गया तो फिर दूसरे पे 3 आना चाहिए ना, तभी तो काउंट होगा 7 सम। तो पहले पे 5 दूसरे पे 2 फिर पहले पे 6 दूसरे पे 1। ठीक है, तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 ऐसा 6 सिचुएशन में होगा जब सम 7 बनेगा आउट ऑफ टोटल 36 सिचुएशन। तो प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी 1/6। तो 1/6 ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। ठीक है भाई, आगे होगा समझ में। इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन, two dice are thrown simultaneously, find the probability of getting a sum 9। अब की बार सम कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए। तो अब मुझे बताओ कि जैसे हमने 2 डाइस फेंकी अब टोटल 9 बनना चाहिए, तो मुझे बताओ क्या पहले पे 1 आ जाए दूसरे पे 8 आ सकता है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 8 तो डाइस पे आता ही नहीं। तो पहले पे 2 आ जाए क्या दूसरे पे 7 आ सकता है, ये भी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, मैं समझा रहा हूं आपको, क्योंकि 1 से 6 के अलावा कोई नंबर आता ही नहीं है। तो फिर अगर पहले पे 3 आ गया तो फिर दूसरे पे 6 आना चाहिए तभी टोटल 9 बनेगा। पहले पे 4 आ गया दूसरे पे 5, पहले पे 5 दूसरे पे 4, पहले पे 6 दूसरे पे 3। तो 1 2 3 4 केवल 4 सिचुएशन पॉसिबल है आउट ऑफ 36। तो प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी 1/9, 1/9। तो 1/9 लिखा है कहीं भाई, तो 1/9 ऑप्शन में नहीं है, क्यों, गेटिंग अ सम 9 और 11। अरे भाई ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 9 और 11। तो भाई ये तो 9 होने की प्रोबेबिलिटी है ना, 11 वाली तो देख लो। ठीक है, तो सम 11 वाली पॉसिबिलिटी और चेक करो भाई, ये भी तो देखनी थी। तो 11 होने की पॉसिबिलिटी क्या है, तुम मुझे बताओ। 11 बनाने के लिए पहले वाले डाइस पे 5 आना चाहिए तब इस पे 6 आएगा, इस पे 5 आएगा तब 6, तभी तो 11 बनेगा ना। 4 आएगा इस पे तो फिर यहां पे 7 नहीं आ सकता। ठीक है, तो पहले वाले पे 6 आ जाए दूसरे पे 5, तो केवल 2 ही सिचुएशन है। तो 2 सिचुएशन में ऐसा होगा आउट ऑफ 36 सिचुएशन। तो यहां से बनेगा 1/18। ठीक है, तो 1/18 ये 1/9 ये, तो ये आंसर नहीं है। तो यहां पे जो क्वेश्चन का आंसर अब बनेगा, मैंने आपको समझाया था गेटिंग अ सम 9 और 11। तो 9 और 11 का मतलब क्या, 9 आने की पॉसिबिलिटी है 1/9 और 11 आने की पॉसिबिलिटी है 1/18। ठीक है, तो इन दोनों को तुमने क्या करना है, प्लस करना है। क्यों प्लस करना है, मैंने बताया था, कॉम्बिनेशन में समझाया था, जब बात या वाली आ जाए, या तो ये या ये, तो आप उसको प्लस से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो प्लस आएगा, तो एलसीएम कितना आ रहा है 18, 9 दूनी 18, 18 एकम 18, दिस इज 3/18। तो 3/18 काटेंगे तो कितना बनेगा, दिस इज 1/6। तो 1/6 ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। ठीक है, तो असम ऑफ 9 और 11, ये 11 वाला हमसे छूट गया था। ठीक है, 9 और 11। ठीक है, तो ये 11 वाला और देख लेना, लेकिन यहां प्लस याद रखने, ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
दो पासे एक साथ फेंकने पर योग 3 या 5 आने की प्रायिकता ज्ञात करें। ठीक है, इन अ सिंगल थ्रोन ऑफ 2 डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 3 और 5। तो मुझे बताओ सम 3 आना चाहिए। सम 3 अगर आना चाहिए तो इसके लिए पहले डाइस पे 1 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए, तभी 3 बनेगा। पहले पे 2 आ गया तो फिर दूसरे पे 1 ही आएगा। ठीक है भाई, क्लियर। तो 3 सम ऐसे ही बन सकता है और कोई तरीका है ही नहीं। ऐसा तो नहीं होगा पहले पे 3 आ जाए दूसरे पे 0 आ जाए, 0 तो होता ही नहीं। ठीक है, फिर सम कितना होना चाहिए 5। तो सम 5 कब बन सकता है, जब पहले पे 1 आ जाए दूसरे पे 4, पहले पे 2 दूसरे पे 3, पहले पे 3 दूसरे पे 2, पहले पे 4 दूसरे पे 1, बस। और कोई सिचुएशन सम 5 देखो सभी सिचुएशन में जो है हमारा बन रहा है। तो यहां से अब पूछा था 3 या 5 आने की, तो 3 आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 2 सिचुएशन आउट ऑफ 36 सिचुएशन, और 5 आने की सिचुएशन 5 आउट ऑफ टोटल 36, सॉरी 4। 5 आने की टोटल सिचुएशन कितनी है 4, 1 2 3 4, तो टोटल कितनी है 36, वो नीचे लिखना है। तो जब या शब्द लगता है तो हमें क्या करना होता है, इन दोनों को ऐड। तो 2/36 प्लस 4/36, ये कितना बन गया 6/36 विच इज 1/6 अगेन। तो 1/6 आंसर आपका फिर से आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो 1/6 बनेगा। तो ऐसा लिख के करके देख लेना। ठीक है, तो मुश्किल कोई नहीं है। तो इसी के साथ फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, और कर सकते हो तो करके देखो, फिर आंसर मैच कर लेना। 3 identical dice are rolled. The probability that the same number will appear on each of them is, कह रहा है कि 3 पासे फेंके, सभी पासों पर सेम संख्या यानी कि समान नंबर आने की कितनी संभावना है। तो सबसे पहले 3 पासे फेंकेंगे तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी कि कुल संभावना बनेगी 6 की पावर 3 यानी कि 216। ठीक है भाई, तो तीनों पर एक जैसा नंबर आना चाहिए। तो पहले पे भी 1, दूसरे पे भी 1, तीसरे पे भी 1, पहले पे भी 2, दूसरे पे भी 2, तीसरे पे भी 2, पहले पे 3, दूसरे पे 3, तीसरे पे 3, फिर 4 4 4, फिर 5 5 5 एंड लास्ट सिचुएशन 6 6 6। ठीक है, तो भाई तीनों डाइस पर सेम नंबर आना चाहिए। तो ये टोटल कितने केसेस बने, 6 केस आउट ऑफ टोटल 216। तो काट दो भाई, 6 3 18, 6 6 36, तो 1/36 इसका आंसर बनेगा। तो 1/36 ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपके डाइस के होंगे, पासे के होंगे। इसी के साथ फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है कार्ड्स यानी कि ताश। ठीक है, ताश के पत्ते ये मैंने अपने पास से बनाए हैं भाई। तो मैं थोड़े से बड़े करके दिखा देता हूं आपको, क्योंकि छोटे छोटे नंबर दिख रहे होंगे। कोई नहीं, ऊपर कर देंगे इसको, दिखा देंगे सारे। ये ताश के पत्ते हैं। ठीक है, तो ताश के जो पत्ते होते हैं उसमें टोटल जो पत्ते होते हैं, टोटल जो कार्ड्स होते हैं वो 52 होते हैं, 52 होते हैं, जिसमें 26 कार्ड्स हमारे रेड कलर के होते हैं, 26 हमारे ब्लैक कलर के होते हैं। यहां पे मैंने बनाया भी हुआ है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं डायमंड यानी कि ईट। ठीक है, बोलते हैं ईट का पत्ता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डायमंड। ठीक है, फिर ये है पान का पत्ता जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हर्ड। ठीक, ये आपका हुक्म होता है जिसे इंग्लिश में स्पेड कहते हैं। ये आपकी चिड़ी होती है, इंग्लिश में इसको क्लब बोला जाता है। तो ये जो पत्ते होते हैं इन पे एक नहीं लिखा होता, इनकी जो स्टार्टिंग होती है वो हमारी ए से होती है। इन पर जो काउंटिंग होती है सभी पत्तों पे ए लिखा होता है, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 के लिए जे लिखा होता है, फिर क्यू लिखा होता है, फिर के लिखा होता है। ठीक है, ध्यान रखना, ए स्टैंड फॉर एस यानी कि इक्का, इसका मतलब होता है एश यानी कि इक्का। जे स्टैंड फॉर जैक, ठीक है, यानी कि गुलाम। क्यू स्टैंड फॉर क्वीन यानी कि बेगम। के स्टैंड फॉर किंग यानी कि बादशाह। ठीक है, तो पत्तों का ज्ञान होना चाहिए। अब ये मत बोलना कि सर जी हम तो पत्ते खेलते ही नहीं,
कोई बात नहीं, खेलने की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको ये जो दिखा रहा हूँ 2 3 4 5 ऐसे सभी में नंबर होता है ए फॉर इक्का, एस, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 13 पत्ते, 13 13 13 13, तो टोटल 52 पत्ते बनते हैं आपके, जिसको मैं अगली स्क्रीन पे दिखा देता हूं। यहाँ पे टोटल 52 कार्ड्स हैं, जिसमें 13 तो हुक्म के हो गए, स्पेड के हो गए, 13 चिड़ी यानी कि क्लब हो गई, 13 ईट यानी कि डायमंड, और 13 हर्ट जो मैंने बताया। इसी के साथ जो 26 पत्ते हैं वो काले होते हैं, देखो यहाँ पे कलर दिखाए गए हैं, ये 13 और 13 26 ही हो गए, 26 ही हो गए, तो 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा सभी पत्तों पे ऐसा लिखा होता है, तो एस 4 आएंगे, जैक 4 आएंगे, क्वीन 4 होंगी, किंग 4 होंगे, यही लिखा है कि 4 गुलाम, 4 बेगम, 4 बादशाह और 4 इक्के, 4 तरह के पत्ते हैं ना, तो 4 4 ये सारे होंगे। इसके अलावा मैं एक बात और बता दूं, ये जितने भी ये हमारे यहाँ पे ए जे क्यू के ये लिखे हुए ना, इनको हम ऑनरेबल पत्ते भी बोलते हैं, ऑनरेबल कार्ड्स। ऑनरेबल कार्ड्स यानी कि सम्माननीय पत्ते, सम्माननीय पत्ते या सम्माननीय ताश आप बोल सकते हैं, ऑनरेबल कार्ड, ठीक है। ऑनरेबल कार्ड का मतलब क्या कि ये जो कार्ड जिन पे ये अल्फाबेट लिखे हैं, इन पे बेसिकली ना फोटो लगी होती है, फोटो होती है इन पे, तो ये सम्माननीय पत्ते होते हैं, ऑनरेबल कार्ड्स होते हैं। तो हमारे पास टोटल कितने ऑनरेबल कार्ड्स होंगे, देखो 1 2 3 4, 4 कार्ड जो है 13 में से वो ऑनरेबल हैं, और ऐसे ऐसे जो हमारे पास हैं वो 4 चौके 16 पत्ते बनेंगे। तो ये याद रखना आपने कि 16 कार्ड जो होते हैं वो ऑनरेबल होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहां पे आप देखेंगे तो 4, ये नीचे बड़ा करके दिखाते हैं, 1 2 3 4, 4 ही इक्के, 4 ही किंग, 4 ही बेगम और 4 ही आपके जो है गुलाम। तो इसलिए 4 चौके 16 पत्ते जो हैं वो आपके होंगे ऑनरेबल। इसके बाद अंकीय पत्ते, अंकीय पत्ते यानी कि न्यूमेरिकल कार्ड्स या नंबरिंग कार्ड्स भी बोल सकते हैं, नंबरिंग कार्ड्स, ये कितने होते हैं, ये आप देखो 2 से लेके 10 तक, ये जो काउंटिंग होती है 2 से 10 तक, यानी कि 9 नंबर लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 अंक हैं, और ऐसे ऐसे चारों में होंगे तो टोटल कितने होते हैं 36। तो अगर कोई तुमसे पूछ ले कि नंबरिंग वाले कितने पत्ते होते हैं 52 पत्तों में से, तो जवाब होगा 36 पत्ते। ऑनरेबल पत्ते कितने होते हैं 52 में से, तो 16 पत्ते। बोला गुलाम कितने होते हैं, तो 4, बादशाह कितने होते हैं 4, बेगम कितनी 4, इक्के कितने 4। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, जिसको यहाँ पे बताया भी गया है कि ताश की गड्डी में कुल पत्ते होते हैं 52, जिसमें से लाल पत्ते और काले पत्ते जो हैं वो कितने होते हैं 26 26, 26 लाल 26 काले, हो गए 52। हुक्म के पत्ते, चिड़ी के पत्ते, ईट के पत्ते और पान के पत्ते सारे ही 13 13 13 होते हैं, और 13 पत्तों से एक सूट बनता है, सूट पहनने वाला सूट नहीं, सूट मतलब 13 पत्तों का एक सेट, ठीक है, उसको हम सूट बोलते हैं। और इक्कों की संख्या, बादशाहों की संख्या, बेगमों की और गुलामों की वो सभी 4 4 होती हैं, और जो 52 पत्ते होते हैं उसमें से ये सारी तरह के पत्ते मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो अब ध्यान रखना, यहां पे अब रोल आएगा कॉम्बिनेशन का, लेकिन कॉम्बिनेशन कब लगेगा, वो तब लगेगा जब हमें 2 पत्ते 3 पत्ते या 4 पत्ते खींचने होंगे। यानी कि अगर एक पत्ता खींचना है तो फिर कोई कॉम्बिनेशन का रोल नहीं है, मैं लगा के दिखाऊंगा एक पत्ते में भी कॉम्बिनेशन, लेकिन बिना कॉम्बिनेशन के हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में दिखाऊंगा मैं तुम्हें। तो इसके अलावा कार्ड्स में और जो गेंद वाले क्वेश्चन आएंगे सभी में आपका कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होने वाला है। तो फिलहाल पत्तों का ज्ञान मेरे ख्याल से हो गया होगा, ठीक है। खेलने मत शुरू कर देना कि भाई हम तो पत्ते खेलेंगे, नहीं, अच्छी बात नहीं है ताश खेलना। तो और वैसे भी दिवाली आ रही है तो गैम्बलिंग ठीक नहीं होता, जुआ। कि ताश के 52 पत्तों में से किसी एक पत्ते को खींचने पर इक्का आने की संभावना कितनी होगी। ध्यान रखना कि इक्का आना चाहिए। तो अब क्वेश्चन मैथमेटिकली कैसे चलेगा, तो अब मुझे बताओ हमारे पास इक्के होते कितने, तो तुम कहोगे 4 इक्के होते हैं, तो मैं इक्का खींच रहा हूं, तो 4 में से कोई भी एक इक्का आ सकता है, 4 में से कोई भी एक आ सकता है।
वो हुक्म भी हो सकता है, वो चिड़ी भी हो सकती है, वो ईट भी हो सकती है और वो पान का भी हो सकता है। तो चारों में से कोई भी एक इक्का हो सकता है। तो हमें चार में से कोई एक सिलेक्ट करना है, और ध्यान रखना सिलेक्शन ही तो कॉम्बिनेशन था। तो आपका जो जवाब होगा कि इसके इक्का होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, इक्का होने की संभावना होगी 4C1 अपॉन में 52C1, 4C1 अपॉन में 52C1, ये होगी प्रोबेबिलिटी इक्का होने की। ठीक है, तो अब देखो 4C1 मैंने कॉम्बिनेशन में सिखाया था, क्या था फॉर्मूला, एनसीआर का फॉर्मूला था ना, एनसीआर, दिस इज एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू में आर फैक्टोरियल, ये था हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां पे मैंने आपको सीधा सीधा बताया था कि जब भी चार में से एक निकालना हो, यानी कि ये चार और ये स्टार्टिंग की काउंटिंग हो, तो आंसर 4 ही बनेगा, इसका आंसर 52 ही बनेगा। तो आंसर बनेगा 4/52 यानी कि 1/13, 1/13 इसका आंसर बनेगा, जो कि यहां पे डायरेक्ट लिखा हुआ है मैंने 1/13। ये बात समझ में? तो इससे मुझे क्या पता लगा कि अगर मुझे एक ही पत्ता सिलेक्ट करना है तो मैं बिना कॉम्बिनेशन लगाए करूंगा तो भी मेरा आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन पत्ते जैसे दो होंगे कॉम्बिनेशन अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये कैसे सोल्व करते हैं, मैं एक बार इसको 4C1 को सोल्व करके दिखा देता हूं। 4C1 इज 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल, दिस इज 4 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इनटू में 1 फैक्टोरियल। तो ऊपर वाले को खोलेंगे हम यहां तक, नीचे 3 फैक्टोरियल से ये कट जाएगा और 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो आंसर कितना बनेगा 4। ठीक है, तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो अब मैं आगे डायरेक्ट लिखूंगा शॉर्टकट में। तो इसी के साथ फिर अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं अपना। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, यानी कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक कार्ड को निकाला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक कार्ड इन अ डेक ऑफ कार्ड्स, यानी कि उन 52 पत्तों की गड्डी में से एक काला पत्ता निकालने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, एक काला पत्ता, तो अब ब्लैक कार्ड, तो टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं 26, आउट ऑफ टोटल 52, तो एक पत्ता निकालना है तो बिना कॉम्बिनेशन के आप सीधा लिखना 1/2, आंसर आ चुका है 1/2, तो 1/2 ऑप्शन नंबर ए में लिखो। ठीक है, तो एक पत्ता तब तक निश्चिंत। ठीक, अब नेक्स्ट, 1 card is drawn from a deck of 52 cards. What is the probability of not getting a jack? उसने कहा कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी क्या संभावना है कि वो जैक ना हो, यानी कि वो गुलाम ना हो। तो गुलाम नहीं होना चाहिए वो पत्ता। तो मुझे बताओ 52 पत्तों में से गुलाम होते कितने हैं, तो तुमने कहा 4 गुलाम होते हैं। जैक कितने होते हैं, 4 होते हैं, यानी कि जो पत्ता हम निकाल रहे हैं वो जैक नहीं है, यानी कि अगर जैक नहीं है तो फिर बचे जो 48 पत्ते उनमें से कोई एक पत्ता होगा। ठीक है, तो 48 में से कोई एक होगा अगर वो जैक नहीं है, तो 48 बटे में टोटल 52, ये होगी उसकी प्रोबेबिलिटी। तो 4 से 12 पे कटा, 4 से 13 पे कटा और आंसर आ गया 12/13। तो प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी 12/13, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे समझ में? इसी के साथ आगे बढ़ चलो। ताश के एक फुल पैक में से एक पत्ता निकाला जाए तो ओनर्स कार्ड हो, इसकी संभावना कितनी है। ओनर्स कार्ड मैंने अभी बताया था सम्माननीय पत्ता, या जिस पे फोटो लगी होती है वो ओनर्स कार्ड होते हैं। तो मैंने बताया था एक तो इक्का, एक जैक, एक क्वीन और एक किंग, 4 तरह के पत्ते और 4 चौके 16 पत्ते। 16 पत्ते हमारे ओनर कार्ड में आते हैं, तो 16 पत्ते आउट ऑफ टोटल 52 पत्ते, तो काट दो 4 चौके 16, 4 13 52। तो कोई दिक्कत यहां पर अभी भी नहीं है क्योंकि पत्ता एक ही निकाला था, तो आंसर 4/13। ठीक है, इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन, फिर से एक ही पत्ता निकालना है, वीडियो पॉज करके आंसर करो कि ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो इसके इक्का या बेगम, इक्का यानी कि एस या क्वीन होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो एस या क्वीन, इक्का या बेगम होने की प्रायिकता क्या होगी। तो अब मुझे बताओ 52 पत्तों में से इक्के कितने होते हैं, तो तुम कहोगे 4,
तो 4/52 जो है वो इक्का होने की प्रोबेबिलिटी है। बेगम कितनी होती है, वो भी 4, तो 4/52 बेगम होने की प्रोबेबिलिटी है। तो या आ गया बीच में तो लगा दो प्लस, तो 4/52 4/52 मतलब 8/52, काट दो, 4 दूनी 12, 4 एकम 4, 4 तिये 12, तो आंसर बनेगा 2/13। ठीक है, तो 2/13 आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। आसान। तो या शब्द को समझना है आपने, गलत नहीं करना है कि या क्या होता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और जिसके समझ में कार्ड आ गए ना, ध्यान रखना, जिसको ये कार्ड आ गए उसको गेंद आ गई। ठीक है, गेंद में भी सेम चलेगा। 2 cards are drawn successively without replacement from a pack of 52 cards. The probability of drawing 2 aces. The probability of drawing 2 aces. यानी कि 2 इक्के होने की क्या संभावना है। तो पहली बात तो यहां पे 2 इक्के निकालने हैं, तो अब जो कंसेप्ट लगेगा वो कॉम्बिनेशन का लगेगा। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात कि हमें ताश की गड्डी में से बिना बदले 2 पत्ते निकालने हैं, तो इसकी क्या संभावना है, क्या प्रायिकता है कि जो दोनों हैं वो इक्के हों। तो अब मुझे बताओ, 2 इक्के मुझे सिलेक्ट करने हैं, मेरे पास इक्के होते कितने बेसिकली, तो तुम कहोगे हमारे पास 4 इक्के होते हैं, जिसमें से हमें कोई 2 सिलेक्ट करने हैं। तो 4C2, 4 में से कोई 2 इक्के मुझे सिलेक्ट करने हैं, तो 2 सिलेक्ट करने हैं। तो ये हो गई हमारी होने की संभावना, 2 इक्के होने की संभावना 4C2 है। बटे में टोटल संभावना, दिस इज 52C2। तो ध्यान रखना नीचे ये भी तो लिखना पड़ेगा 52C2, है ना। तो 52 में से कोई 2 पत्ते ये हमें छांटने होंगे, तो इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। तो मैंने तुम्हें सिखाया था 4 और 2, डिफरेंस भी 2 है, नीचे भी 2 लिखा है, तो हमें ऊपर का फैक्टोरियल खोलना है 2 तक, पर 2 लिखना नहीं है, बटे में 2। इसी तरह से 52 और 2 डिफरेंस कितना है 50, और ये लिखा है 2, तो 50 बड़ा है, तो हमें इस फैक्टोरियल को 50 तक खोलना है, लेकिन 50 को लिखना नहीं है, बटे में छोटे नंबर को लिखना है। ठीक है, तो अब देखो इस नीचे वाले से नीचे वाला सेम लेवल पे काट सकते हैं। ये सिर है इसका, ये इसका सिर है, तो सिर से सिर काटा जा सकता है, पैर से पैर, तो पैर से पैर तो हमने काट दिया। फिर 3 से काटूंगा 17 पे कटेगा, 4 से काटूंगा 13 पे कटेगा, आंसर बनेगा 1/13 गुना में 17। ठीक है, तो 1 में 17 तिया 51, 17 एकम 17 और 5 22, तो 1/221 ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो कैलकुलेशन ध्यान से कर लेना, जैसे तुम्हें आती हो वैसे कर लेना, मैंने लिख दिया फटाफट यहां पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं 1/221। ठीक है, पूरा पूरा कट रहा है ना। तो इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन करके दिखाओ क्या हो सकता है। पता लग गया ना कॉम्बिनेशन कैसे लगाना है। क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि 2 cards are drawn together from a pack of 52 cards. The probability that one is a spade and one is a club is, कह रहा है कि एक ताश की गड्डी में से 2 पत्ते खींचने हैं, इसकी क्या संभावना है कि एक तो हमारा क्या होना चाहिए, स्पेड यानी कि हुक्म होना चाहिए, और दूसरा हमारा क्या होना चाहिए, क्लब यानी कि चिड़ी। एक स्पेड यानी कि हुक्म होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए, क्लब यानी कि चिड़ी का पत्ता होना चाहिए। ठीक है, तो अब मुझे बताओ यहां पे जो हुक्म का पत्ता है वो कितने पत्तों में से एक निकलेगा, तो तुम कहोगे 13 में से कोई एक निकलेगा। इसी तरह से चिड़ी का पत्ता भी क्या होगा, 13 में से कोई एक निकलेगा। और ध्यान रखना हमें पत्ते खींचने हैं 2, तो इन दोनों को मिला के 2 बनेंगे, तो यहां पे मल्टीप्लाई आएगी। यही है सबसे खास, ये मैंने कॉम्बिनेशन में तुम्हें समझाया था। मैंने कहा जब तक हमारे पत्ते पूरे ना हो तब तक यूज मल्टीप्लाई साइन, जब भी सिचुएशन बनती है ये या ये, देन यूज प्लस साइन। तो यहां पे कि जो पत्ता है 1 इज अ स्पेड एंड 1 इज अ क्लब, एक पत्ता तो हुक्म का होना चाहिए और एक पत्ता हमारा चिड़ी का होना चाहिए। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, बटे में टोटल संभावना बनेगी 52C2, 52C2। ठीक है, 52 में से 2 पत्ते हमने खींचने, तो ऊपर 13C1 आ गया, तो इसका आंसर 13 आएगा, इसका आंसर भी 13 आएगा, नीचे वाले का आंसर 52 इंटू में 51 बटे में 2। ठीक है भाई, अब 2 से काट दो, 26 पे कट रहा है, 2 से 26 पे कटा, 13 से ये 2 पे कट रहा है, तो कितना बन गया 13 बटे में 2 गुना में 51,
102, तो 13/102 बनना चाहिए भाई। तो 13/102 ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है साफ साफ, 13/102। ठीक है, तो समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो बस यही है, होने की संभावना बटे कुल संभावना, ये होना था टोटल इसमें से। इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर स्पेड्स। कह रहे हैं कि 2 पत्ते निकालने हैं 52 पत्तों में से, इसकी क्या संभावना है कि दोनों कार्ड क्या हो, स्पेड हो। स्पेड का मतलब क्या हो, हुक्म हो। तो दोनों पत्ते हुक्म के होने चाहिए। तो आपको पता है हुक्म के टोटल 13 पत्ते होते हैं, इनमें से मुझे कोई 2 पत्ते निकालने हैं और 52 में से भी ये 2 पत्ते ही होंगे। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर स्पेड, 13 में से ही 2 कोई होंगे और यहां 52 में से। तो इसको सोल्व करेंगे, देखो क्या आएगा, 13 और 2 का डिफरेंस कितना होता है 10, तो 10 और 2 में से 10 बड़ा है तो इसको 10 तक खोलना है। सॉरी, 13 और 2 का अंतर होता है 11, 10 नहीं होता भाई, 11 होता है। तो 13 और 2 का डिफरेंस 11, 11 और 2 में से 11 बड़ा है तो इसको 11 तक खोलना है, लेकिन 11 को लिखना नहीं। ठीक है, बटे में 52 और 2 का डिफरेंस 50, तो इसको 50 तक खोलना है, लेकिन 50 को लिखना नहीं है, और बटे में 2, 2 से 2 उड़ा, 13 चौके 52 उड़ा, 4 तिये 12 उड़ा, और 3 से ये 17 पे उड़ा। तो 1/17 हमारा आंसर बन गया, और ऐसा लिखा हुआ ऑप्शन नंबर डी के अंदर। ठीक है, तो समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, आसानी है, कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है, फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, यानी कि 52 में से 2 पत्ते निकाले गए हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर आइदर ब्लैक और क्वीन। ध्यान रखना, बोथ द कार्ड्स आर आइदर ब्लैक और क्वीन, यानी कि दोनों काले हों या बेगम हो। ठीक है, तो अब ध्यान से देखते हैं कि 2 पत्ते निकालने हैं हमें, तो इसकी क्या संभावना है दोनों कार्ड हमारे काले रंग के हों। इसको देखते हैं, दोनों कार्ड काले होने की संभावना कैसे पता लगेगी, यानी कि हमें 26 में से 2 पत्ते निकालने। काले पत्ते होते कितने हैं, टोटल 26 पत्ते काले होते हैं, 26 काले होते हैं, 26 लाल होते हैं। तो उसने कहा बोथ द कार्ड्स आर आइदर ब्लैक, तो ब्लैक होने की संभावना हमारे पास आ चुकी है 26C2, या दोनों ही क्या होनी चाहिए, बेगम होनी चाहिए। अब बेगम कितनी होती है 4, तो 4 में से कोई 2 बेगम, तो या तो ये या ये, तो हम इसको लगा देंगे प्लस, कर दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तो कोई नहीं, पर एक छोटी सी बात हम यहां पे अगर ध्यान से देखें, क्या कि ये जो 4 बेगम में से हमने 2 बेगम ली है, तो इन 4 बेगम में 2 बेगम काली हैं और 2 बेगम लाल हैं। 4 बेगम में से 2 बेगम काली हैं और 2 बेगम लाल हैं। तो वो जो 2 काली बेगम है, क्या वो 2 काली बेगम इनमें भी तो आई होंगी, है ना भाई। यहां पे क्या गड़बड़ हुई, ध्यान से सुनना, इस पॉइंट को, बड़ा खास पॉइंट है कि उसने कहा कि दोनों पत्ते काले होने चाहिए, तो इसका मतलब 26 में से 2 पत्ते हमने छांट लिए। फिर बोला या दोनों पत्ते बेगम होने चाहिए, तो 4 में से हमने 2 बेगम छांट ली। अब एक बात देखी हमने कि यार बेगम 4 में से 2 छांट ली, लेकिन ये 4 की जो 2 काली बेगम है वो तो यहां आ चुकी है पहले। इसका मतलब हमें ये 2 काली बेगम जो है वो माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि एक सिचुएशन यहां भी आ गई, यहां भी आ गई, वो तो 2 बार आ गई ना। 2 काली बेगम इसमें भी आ गई, 2 काली बेगम 4 में भी आ गई, तो 2 काली बेगम कितने, ये हमें माइनस करना है। तो 2C2, यानी कि एक सिचुएशन ऐसी है जिसे हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अपोन में टोटल कितना 52C2, भाई 52 में से तो 2 ही पत्ते। ठीक है, तो ये आपका अब सॉल्यूशन बनेगा। तो ये पॉइंट खास था यहां पर कि यहां पे 2 काली बेगम जो थी उनको माइनस करना पड़ेगा, तो 2 बेगम में से दोनों ही वो काली बेगम, ये एक सिचुएशन माइनस हो जाएगी। तो 26C2 का आंसर क्या बनेगा, दिस इज 26 गुना में 25 बटे में 2। ठीक है, प्लस में 4C2, 4 में से 2 गया 2, तो 4 गुना 3 बटे में 2, माइनस का 1, ये 1 बनेगा। 2C2 को क्या करेंगे, फार्मूले से खोलोगे तो वो 1 के बराबर बनेगा। ये मैंने पीछे सोल्व भी करके दिखाया था। ठीक है, अपोन में
और ये नहीं समझ में आता तो 2 फैक्टोरियल अपोन में 0 फैक्टोरियल इनटू में 2 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 होता है तो ये भी कटेगा तो 1 ही बनेगा। ठीक है, क्लियर। नीचे 52C2 का मतलब क्या है, 52 गुणा में 51 बटे में 2। ठीक है, ये बात आ रही है समझ में। 52 और 2 का डिफरेंस 50, तो 52 इंटू 51 बाई में 2। तो अब आप इनको ऊपर अलग नीचे अलग भी सोल्व कर सकते हो। देखो कैसे मैं सोल्व कर रहा हूं। 2 से काटा हमने 13 पे कट गया, 2 से काटा हमने 2 पे कट गया, तो 25 गुना 13 करेंगे तो 13 पंजे 65, 13 दूनी 26 और 6 32, 325 बनेगा इसका सॉल्यूशन। 13 गुना 25, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26 और 6 32, 3 दूनी 6 ये बनेगा। तो 325 जमा 6 कितना बन गया, 331। 331 में से एक गया तो कितना बना, 330। ठीक है भाई, नीचे में कितना बनेगा, 2 से काटा 26 पे। अब 26 गुना 51 करेंगे तो 26 एकम 26, 26 पंजे 5 6 30, 5 दूनी 10 3 13, 130 और 2 हासिल था तो 132 बन रहे हैं। ठीक है, अब ये कटे तो काटना भी है, लेकिन एक बार आंसर देख लेते हैं। तो काट के लिखा हुआ आंसर तो काट दो भाई। 3 से कटा 1, 3 2 5 6 11 और 1 12, 3 से कट रहा है। 3 एकम 3, 3 एकम 3 0, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 दूनी 6। फिर 2 से कटा 55 पे, 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 55 बटे 221 बच रहा है। ये लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, 55 बटे में 221 ऑप्शन नंबर सी में। तो आगे तो लिख लेना इसको 55 बटे 221। कभी कह दो कि सर जी लिखा नहीं आपने, लो भाई लिख दिया 55 बटे में 221। क्लियर है, बात आई समझ में कि कैसे करना होगा। ये बस ध्यान रखना कि ये क्यों माइनस हुआ है। अब ये सारे क्वेश्चन हमने किसके कर लिए थे, कार्ड्स के। तो इसी तरह से आपके कार्ड्स के और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो फिलहाल यहां पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो गेंद का आ गया है। तो गेंद वाला क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। ठीक है, बस इसी तरह से होगा, कार्ड्स वाले की तरह करो। एक थैले में एक सफेद गेंद है, एक काली गेंद है और एक लाल गेंद है। तो मैं लिख देता हूं इसको। एक तो है व्हाइट, एक व्हाइट गेंद है, एक ब्लैक गेंद है और एक रेड गेंद है। ठीक है, तो इसका मतलब थैले में 3 ही गेंद है। सविता बिना थैले के अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकालती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद लाल होगी। अब देखो भाई, अगर आप बिना देखे थैले में ऐसे हाथ डालोगे तो कोई भी कलर की गेंद आ सकती है, या तो वो व्हाइट आएगी या वो ब्लैक आएगी या वो रेड आएगी। तो ध्यान रखना, एक गेंद निकाला, कोई कॉम्बिनेशन की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिखना। तो क्या प्रायिकता है कि वो गेंद लाल होगी। तो लाल गेंद है कितनी, एक है, आउट ऑफ टोटल 3 गेंद। तो आंसर बन गया 1/3। तो 1/3 ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आसान था भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कह रहे किसी थैले में 6 तो काली हैं, यानी कि 6 ब्लैक हैं, 3 लाल हैं। 6 ब्लैक और 3 लाल गेंदें हैं, उसमें से एक गेंद निकाली जाती है, तो इसके लाल होने की प्रायिकता क्या है, लाल होने की। तो मुझे बताओ, लाल 3 में से कोई एक होगी और टोटल 9 में से कोई एक होगी। ध्यान रखना, ये मैं सीधा भी लिख सकता था, लेकिन मैंने एक बार कॉम्बिनेशन तुम्हें लगा के दिखा दिया। कभी कह दो कि सर गेंद वालों में तो कॉम्बिनेशन लगा के नहीं दिखाया। अरे भाई, लाल गेंद 3 में से ही कोई एक सिलेक्ट होगी और टोटल 9 में से ही कोई एक गेंद सिलेक्ट होगी। कुल संभावना क्या होगी, 9 में से कोई एक सिलेक्ट, टोटल 9 में से कोई एक सिलेक्ट, लेकिन लाल क्या होगी, 3 में से एक। तो इसका आंसर तो 3 ही बनेगा और इसका आंसर 9 बनेगा। तो आंसर क्या बनेगा, 1/3। आंसर इज 1/3। तो 1/3 लिखा हुआ है। तो आप डायरेक्टली ये स्टेप लिख सकते हो, क्योंकि गेंद अभी एक ही छाटनी थी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में देखो कॉम्बिनेशन लगेगा कि नहीं लगेगा। कह रहे किसी बॉक्स में 5 काली गेंद, 4 उजली गेंद। उजली गेंद को आप चमकदार गेंद कह सकते हैं, हम इसको व्हाइट गेंद मान लेते हैं। उजली मतलब ब्राइट गेंद। ठीक है, और 3 लाल गेंद हैं। तो मैं लिख देता हूं, 5 है ब्लैक, 4 है व्हाइट और 3 है रेड। ठीक है, 5 4 और 3। इसमें से 5 गेंदें रैंडमली निकाली जाती है। ध्यान रखना कितनी निकालनी है, 5 निकालनी है। तो उसमें से 2 काली गेंद की क्या पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहली बात, 5 4 9 और 3 12 में से ही कोई 5 निकलेगी, ये है टोटल पॉसिबिलिटी।
भाई 5 4 9 3 12, 12 में से ही कोई 5 सिलेक्ट होंगी। लेकिन कह रहा है कि 2 काली आनी चाहिए। काली है कितनी? 5 है, तो इनमें से कोई 2 आनी चाहिए। तो अगर 2 इनमें से आ गई तो बाकी की बची 7, तो फिर 3 इनमें से आएंगी, तभी तो टोटल गेंद 5 बनेगी ना। ध्यान दो, 5 गेंद हमें निकालनी है, 2 गेंद काली होनी चाहिए, तो 5 काली में से तो कोई 2 काली आ गई। 2 काली आ गई तो 3 गेंद किस कलर की होंगी? या तो वो 4 व्हाइट में से होंगी या 3 रेड में से होंगी, तो यानी कि 7 में से होंगी। और इन सबको मिला के ही हमारी 5 गेंद बनेगी, इसलिए साइन लगेगा मल्टीप्लाई का। ठीक है, अब सोल्व कर दो। 5 और 2 का डिफरेंस 3, तो 3 तक खुलेगा, लेकिन 3 लिखना नहीं है। बटे में 2, इंटू में 7 और 3 का डिफरेंस 4, तो 4 तक खुलेगा, लेकिन 4 लिखना नहीं है। बटे में 3 का फैक्टोरियल, बटे में 12 सी 5, 12 और 5 का डिफरेंस 7, तो 7 तक खुलेगा, लेकिन 7 लिखना नहीं है। तो 12 10 9 8 बटे में 5 4 3 2। अब ये मैं कैसे कर रहा हूं भाई? इसी के लिए बोल रहा था कि पिछली क्लास देख लेना, कभी मैं करूं और तुम कहो कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो 2 दूनी 4, ठीक है, 3 दूनी 6, तो 5 दूनी 10, 7 70, 70 पंजे 350, 350 तो ऊपर आ गया। 5 दूनी 10, तो ये कट गया, 4 तिये 12 कट गया, और 3 से 3 कट गया, तो 9 8 72 नीचे आ गया। ठीक है, 9 8 नीचे कोई कैलकुलेशन में गलती करी है भाई, एक बार ध्यान से देखो। नीचे में 11 तो लिखा ही नहीं, ये 12 11 10 ये आना चाहिए था ना, तो 11 छोड़ दिया था भाई नीचे। ठीक है, अब ठीक है, तो अब ये क्या बन गया भाई? 9 8 72, और 72 गुणा 11 करेंगे तो ये बनेगा 2 9 7, 792 बनेगा भाई। ठीक है, 72 गुणा 11। अब ये कट रहा है तो काट भी दो भाई, 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, फिर 2 तिया 6, 2 में 18, 2 6 12, तो 175 बटे 396 बनना चाहिए। आगे ये कट नहीं रहा, 175 बटे 396। ठीक है, तो ध्यान रखना कैलकुलेशन में भी गलती ना हो। तो इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन, हाँ जी नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? थोड़ी सी सफेदी ला दे भाई इस पे। एक थैले में 4 लाल 5 काली तथा 3 पीली गेंद हैं। यादृच्छिक रूप से, यादृच्छिक मतलब होता है रैंडमली, या बोल सकते बिना देखे। हिंदी में ऐसा लिखा होगा यादृच्छिक रूप से, इंग्लिश में इसका मतलब है रैंडमली, ये लिखा भी है रैंडमली, यानी कि बिना देखे। बिना देखे किसी 4 गेंद को निकालने पर उसमें से कम एक लाल गेंद होने की क्या संभावना है? तो कम से कम एक लाल होनी चाहिए। ठीक है, तो 4 गेंद निकालनी है, तो सबसे पहले देखो इसका कंसेप्ट, 4 रेड हैं, 5 ब्लैक हैं और 3 येलो हैं। ठीक है, ये गेंद है हमारे पास, तो कम से कम एक लाल होनी चाहिए। तो मैं इस बात को एक बार लिख के बताता हूं कि कम से कम एक लाल होनी चाहिए, तो 4 में से कोई एक आ जाएगी, 4 में से एक लाल आ गई तो बची 8 गेंद, 8 में से फिर कितनी आएंगी? 3 आएगी, और इन सबको मिला के हमारी बनेगी 4 गेंद। ठीक है, कॉम्बिनेशन में पढ़ाया था ऐसा मैंने। या भाई 4 में से 2 गेंद भी तो रेड आ सकती थी, भाई कम से कम एक रेड होनी चाहिए, तो एक से ज्यादा भी तो हो सकती है। तो अगर 2 गेंद यहां से आ गई तो फिर 2 गेंद इन 8 में से आएंगी। कम से कम 3 गेंद भी, भाई कम से कम का मतलब एक कम होनी चाहिए, मतलब एक जो है वो रेड होनी चाहिए, तो एक से ज्यादा 3 भी हो सकती है, कोई आफत नहीं आ जाएगी। फिर 8 में से कोई एक आएगी, होगी टोटल 4। फिर चारों गेंद हमारी रेड भी तो हो सकती थी, भाई चारों की चारों गेंदें रेड भी हो सकती थी। तो इन सबको अब क्या करना है भाई? प्लस करना है, यानी कि ये सिचुएशन भी हो सकती है, कम से कम एक बाकी 3 अलग। ये सिचुएशन भी हो सकती है, भाई 2 गेंद रेड हो जाए बाकी 2 अलग, 3 गेंद भी रेड हो सकती है बाकी 1 अलग, और चारों की चारों भी रेड हो सकती हैं। और बटे में क्या लगेगा भाई? बटे में लगेगा आपका क्या कि टोटल 4 5 9 और 3 12, 12 में से 4 गेंद। ठीक है भाई, तो ये लगेगा आपका तरीका जो इस क्वेश्चन को करने के लिए। अब इसको करना है तुमने सोल्व, मैं नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं दूसरा तरीका। इसी क्वेश्चन का दूसरा तरीका
क्या हो सकता है? आप मुझे बताओ, हमारे पास टोटल 4, 5, 9 और 3 12 गेंद हैं, जिसमें से अगर मैं कहूं कि 4 गेंद हमें सिलेक्ट करनी है तो हम किससे सिलेक्ट करेंगे? 12C4 से। तो 12C4 को एक बार सोल्व करते हैं। ये हमारे पास क्या देगा? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, है ना, जो नीचे लिखा है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो 12 में से 4 छाटेंगे तो 12 और 4 का डिफरेंस कितना है? 8। तो इसे 8 तक खोलना है, लेकिन 8 को लिखना नहीं है, बटे में 4 का फैक्टोरियल यानी कि 4 गुना 3 गुना 2। तो 4 तिये 12, 2 से कटा 5 पे, 9 पंजे 45, 45 की करेंगे तो 5 9 4। तो 495 तरीके हमारे पास होंगे इन 12 में से 4 गेंदों को छाटने के। ठीक है, अब मैं कह दूं कि इसमें से मैं अगर वो तरीके माइनस कर दूं जिसमें लाल गेंद होती ही नहीं है, उसने कहा कि कम से कम एक लाल हो, लेकिन मैं कह दूं कि वो तरीका जिसमें लाल गेंद सेलेक्ट ही नहीं हो, तो हम कहेंगे कि फिर लाल को हटा देंगे, तो हमारे पास गेंद बची 8। तो ये आएगा हमारा नंबर ऑफ इवेंट। ठीक है, तो 8 गेंद में से मुझे कोई 4 छाटनी है, तो 8 में से 4 छाटूंगा तो वो या तो काली होंगी या वो पीली होंगी, लाल तो होगी ही नहीं। तो 8 में से 4 छटेंगी तो 8 7 6 5 बटे में 4 3 2। तो 4 दूनी 8 कटा, 3 दूनी 6 कटा, 7 पंजे 35 दूनी 70, यानी कि 70 तरीकों से मैं 8 में से 4 गेंद छाट सकता हूं। तो अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ध्यान रखना अब जो बोल रहा हूं मैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारी कोई भी गेंद लाल ना हो, तो हम कहेंगे कि 70 बटे में 495। तो भाई मुझे बताओ, ये 70 गेंद जब मैंने छाटी, इसमें मैंने लाल तो ली नहीं, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि कोई भी गेंद लाल ना हो? तो जवाब होगा 70 बटे में टोटल संभावना यानी कि 495। ठीक है, तो इसको भी काट के छोटा कर सकते हैं। तो 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 एकम 5, 2 बचा ना, 5 चौके 20, इधर 5 में 45, 5 में 45 और 4 5 में 45, तो 14 बटे 99। तो 14 बटे 99 वो है जिसमें कोई भी लाल गेंद नहीं होगी। ठीक है, अब हमसे क्या पूछना चाह रहा था कि कम से कम एक गेंद लाल होनी चाहिए। तो भाई अब आंसर कैसे मिलेगा आपको? आप 1 में से ये 14/99 को माइनस कर देना। 1 में से 14/99, तो 1 क्या होता है? 1 होता है टोटल पॉसिबिलिटी, यानी कि सभी पॉसिबिलिटीज को मिला के हम क्या बोल देते हैं? 1। ऐसा कैसे? देखो, इसका भी मैं एक एग्जांपल से बता देता हूं कि मान लो एक कॉइन टॉस किया, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो कोई तुमसे पूछ ले कि हेड आने की पॉसिबिलिटी, तो तुम कहोगे 1/2। हेड एक ही सिचुएशन में होगा आउट ऑफ 2। टेल कितना होगा? 1/2, और दोनों को ऐड करूंगा तो आधा और आधा कितना बनेगा? 1। तो 1 जो होती है वो टोटल पॉसिबिलिटी होती है। तो इस टोटल 1 में से मैं अगर वो सिचुएशन माइनस कर दूं जिसमें हमारा कोई भी लाल गेंद नहीं थी, तो मेरे पास वो सिचुएशन बच जाएगी जिसमें लाल गेंद होगी, कम से कम एक लाल गेंद होगी। वो 2 भी हो सकती है, 3 भी, और वो 4 भी हो सकती हैं। ठीक है, तो 99 कम 99, 99 में से 14 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 85 बटे में 99, 85/99 ये बच जाएंगे, और यही हमारा आंसर है। तो अगर आप क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं तो इससे कम कैलकुलेशन यहां पर हो जाएगी। बाकी एक काम करना, इससे भी मैच करके देख लेना आंसर यही आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, प्रैक्टिस ही होगी तुम्हारी, और क्या होगा। ठीक है, तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए, तो कर लेना प्रैक्टिस के लिए। तो फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बॉक्स में 6 लाल गेंद, 4 पीली और 5 हरी गेंद है। बॉक्स में से यादृच्छिक रूप से यानी कि रैंडमली बिना देखे कोई भी 3 गेंदें निकाल ली जाती हैं, तो क्या संभावना है कि तीनों गेंद एक ही रंग की होंगी? इसकी क्या संभावना है? तो तुम मुझे बताओ, थैले में कितनी कितनी है? 6 तो रेड है, 6 गेंद है रेड, 4 है येलो और 5 है ग्रीन कलर की। ठीक है, तो मुझे बताओ तीनों गेंदें एक ही रंग की होनी चाहिए। तो पहली बात तो 6 4 10 और 5 15, 15 में से हमें 3 गेंद निकालनी है। 15 में से 3, ये नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, कुल संभावना आ चुकी है हमारे पास।
ठीक है। अब 6 में से 3 गेंद, मान लो 6 में से जब 3 गेंद निकाली तीनों ही रेड हो, या 4 में से 3 निकाली तीनों ही येलो हो, या 5 में से 3 निकाल ली तीनों ही ग्रीन हो, तो ये सिचुएशन भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। ठीक है, तो इनको क्या करना है, प्लस। ये बात मैंने तुम्हें बताई थी भाई, प्लस होगा ये या ये या ये। उसने कहा था कोई भी 3 गेंद निकाल ली जाते हैं, ठीक है, और तीनों एक ही रंग की होनी चाहिए। तो 6 में से 3 गेंद अगर आ गई, यानी कि तीनों रेड आ गई, तो ये सिचुएशन बनेगी। 6 में से 3 सिलेक्ट करनी है, 4 में से 3, 5 में से 3। तो अब इसका आंसर करते हैं। देखो 6 से 3 को क्या लिखोगे, डिफरेंस 3 का है, तो इसको आपने 3 तक खोलना है, पर 3 लिखना नहीं है। ये आ गया। 4 से 3 का आंसर 4 ही आएगा, बता रखा है मैंने तुम्हें। लगातार नंबर आ जाए तो ये ऊपर वाला नंबर आंसर होता है। इसका 5 से 3 का आंसर क्या होगा, डिफरेंस 2 का है, तो आपको इसको 2 तक खोलना है, पर 2 को लिखना नहीं है। सॉरी, डिफरेंस 2 का है, ये 3 है, तो 3 तक खोलना है, पर 3 नहीं लिखना। नीचे क्या आएगा, 2 गुना 1, ठीक है। बटे में क्या लिखोगे, 15 से 3, 15 और 3 का डिफरेंस कितना बनेगा, 12। तो 15 गुना 14 गुना 13, 12 लिखना नहीं था, बटे में 3 गुना 2, ठीक है। तो अब सोल्व कर दो भाई, 3 दूनी 6, ये कट गया, 2 दूनी 4, ये कट गया, तो 5 चौके 20, 20 जमा 4 24, 24 जमा 10 34। इधर से 3 से काट दो 5 पे, 2 से काट दो 7 पे, ठीक है। 13 सत्ते 91, 91 पंजे 495, ठीक है। कुछ कटे तो काट दो, नहीं तो फिर यही बता दो। तो 34/400 कैलकुलेशन देखना भाई, 91 पंजे 5 एकम 5, 5 9 45, 34/455, ठीक आ गया ना। बस मल्टीप्लाई गलत कर दी थी, तो 34/455। क्लियर है। तो ये था आपका क्वेश्चन किसका, गेंद का। अभी एक क्वेश्चन अगला आ गया हमारा लीप ईयर का। ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। इसके अलावा भी कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा वो, ठीक है। और एग्जाम में तो सारे ही अलग अलग से टाइप के पूछे हुए थे, वो भी मुश्किल नहीं है समझना। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं करवाऊंगा एक्स्ट्रा से, ठीक है। तो यदि एक लीप वर्ष का, लीप वर्ष मतलब होता है जो हमारा कौन सा ईयर हो, लीप वर्ष, लीप ही बोलते हैं लीप को, ठीक है। लीप वर्ष का यादृच्छिक चयन किया गया है, तो इस वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है। तो 53 संडे होने चाहिए, 53 संडे होने चाहिए। तो अब आप देखो यहाँ पे लीप ईयर जो होता है उसमें 366 दिन होते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल साल होता है, एक लीप ईयर होता है। लीप ईयर जो 4 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, वो लीप ईयर होता है। तो इसमें 366 दिन होते हैं, ठीक। तो इसको अगर मैं डिवाइड करूं 7 से, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 7 पंजे 35, बचा कितना 16, 7 दूनी 14, बचा कितना 2। तो 52 तो क्या आ गए, वीक। यानी कि अगर मैं 366 दिनों को डिवाइड करता हूं 7 से, तो 52 हफ्ते आ जाते हैं और 2 दिन शेष बच जाते हैं, ठीक है। तो 52 हफ्ते का मतलब 52 तो रविवार होंगे ही होंगे। बचा कितने, 2 दिन। तो 2 दिन में अब रविवार होने की कितनी संभावना है, तो जवाब होगा 2/7। यानी कि इन 2 दिन में से जो रविवार हैं, तो 2/7 ये पॉसिबिलिटी। अब ये 2/7 कैसे लिखा जाता है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि 52 हफ्ते तो पूरे पूरे हो गए, बचे कितने, 2 दिन। तो ये 2 दिन क्या हो सकते हैं, संडे मंडे हो सकते हैं, ये संडे मंडे हो सकते हैं, ये मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, ये ट्यूसडे और वेडनेसडे हो सकते हैं, ये वेडनेसडे और थर्सडे हो सकते हैं, ये थर्सडे और फ्राइडे हो सकते हैं, ये फ्राइडे और सैटरडे हो सकते हैं, फिर ये सैटरडे और संडे हो सकते हैं, ठीक है। फिर संडे और मंडे तो रिपीट हो जाएगा। तो तुम मुझे बताओ टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है। 2 दिन जो है हमारे पास वो संडे मंडे, इस तरह से 2-2 करके हमारे पास 3 और 4 7 है। तो सैंपल स्पेस बनेगा 7, यानी कि कुल संभावना है 7, जिसमें से संडे कितनी सिचुएशन में आ रहा है, एक तो इस सिचुएशन में संडे आ रहा है और एक इस सिचुएशन में संडे आ रहा है। तो ये ऐसी 2 सिचुएशन है। तो 53 संडे होने की या 53 मंडे होने की या 53 ट्यूसडे होने की क्या संभावना है, तो जवाब हर बार 2/7 होगा।
ऐसा नहीं सोचना कि 53 रविवार हुआ तभी आंसर 2/7 होगा। ध्यान रखना 53 सोमवार होता तब भी जवाब 2/7, 53 मंगलवार होता जब भी जवाब जो है वो 2/7 ही होता। ठीक है, तो 2/7 ऑप्शन नंबर ए होता। और अगर यही क्वेश्चन नॉर्मल ईयर का होता तो नॉर्मल ईयर वाले में क्या होता, ये दिन यहां पे 355 होते, सॉरी 365 होते, तो 365 होते तो अब यहां पे कितने दिन बचते, एक दिन बचता, तो फिर जवाब होता 1/7। ठीक है, फिर 1/7 आपका आंसर बनता अगर ये नॉर्मल ईयर होता। यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल टू 0.65, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इक्वल टू 0.15, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट का मान क्या होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये जो क्वेश्चन दे रखा है कि अगर कोई इवेंट ए है, इसके होने की प्रोबेबिलिटी या होने की संभावना 0.65 के बराबर दे रखी है। ठीक है, यानी कि ये इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी 0.65 दे रखी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट क्या होगा, इसको आपने 1 में से माइनस कर देना है। ठीक है, किसी भी घटना के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है कि भाई वो एग्जैक्टली होगा, वो 1 के बराबर होती है। लास्ट क्लास में मैंने समझाया भी था। तो अगर कोई इवेंट होने की संभावना 0.65 है, तो उसकी ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है, ना होने की संभावना जो है, उसके लिए आप इसको 1 में से माइनस कर देंगे। तो 1 में से माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, 0.35। ठीक है भाई, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, ये कोई दूसरा इवेंट है, दूसरी घटना है बी, इसके होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.15 है, तो इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट बोलते हैं इसको। तो इसको भी 1 में से आपने माइनस कर देना है। ठीक है, तो 1 माइनस इसकी होने की संभावना, इसके होने की प्रोबेबिलिटी, तो इसको माइनस करेंगे तो इट बिकम 0.85। ठीक है भाई, ये हमने निकाल लिया। तो उसने पूछा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट। तो इसके लिए आप ए नोट की वैल्यू यानी कि इसके ना होने की संभावना प्लस में 0.85, इनको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आंसर हमारा कितना बनेगा, 5 और 5 10, 8 3 11 और 1 12, 1.20। ठीक है, तो 1.20 ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो यहां से आपको ए नोट और बी नोट यानी कि उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालना मैंने सिखाया है आपको, आगे के क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी यहां पर आएगा। इसी के साथ अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, हिंदी में है लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, दो व्यक्ति एक ही पद के लिए दो रिक्त पदों के लिए साक्षात्कार देते हैं। मतलब क्या है कि भाई दो आदमी हैं और दो वैकेंसी है जिसके लिए वो इंटरव्यू देते हैं। ठीक है, यदि ए के चुने जाने की प्रोबेबिलिटी 1/3 और बी के चुने जाने की प्रोबेबिलिटी 1/6 हो, तो दोनों के चुने जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। यानी कि ए सिलेक्ट होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ ए, तो हमने इसको लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये कितनी है 1/3। ठीक है, यानी कि इसके चुने जाने के चांस है 1/3। ठीक है, यानी कि 3 चांसेस में से सिर्फ एक ही चांस है ये चुना जाए। और बी के चुने जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई, ये कितनी है 1/6 के बराबर। तो वो कह रहा है कि दोनों के चुने जाने की यानी कि दोनों ही सिलेक्ट हो जाएं, क्योंकि मैंने कहा था 2 पोस्ट हैं जिसके लिए वो इंटरव्यू दे रहे हैं, तो दोनों ही सिलेक्ट हो जाएं। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3 इंटू 1/6। और ये इंटू का साइन क्यों लगाएंगे, यहां पे प्लस मत लगा देना, प्लस लगाओगे तो गलत हो जाएगा। मैंने कहा कि जब तक हमारा काम पूरा ना हो जाए, ठीक है, तब तक हम मल्टीप्लाई रखेंगे। और जब भी आइदर यानी कि या वाली सिचुएशन की बनेगी ना, या तो ये सिचुएशन या ये सिचुएशन, अभी आगे आगे क्वेश्चन आएंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो दोनों सिलेक्ट हो, तो ये भी सिलेक्ट हो और ये भी सिलेक्ट हो, तो इसको मल्टीप्लाई से हमने करना है। तो आंसर कितना बनेगा 1/18। ठीक है, बस गलती से प्लस मत लगा देना। तो 1/18 आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी इस टाइप के 2 क्वेश्चन और रखेंगे, उससे आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा कि कब ये प्लस होगा कब ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, समझ में भी आएंगी बातें। तो इसी के साथ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं।
और ये एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है इसलिए मैंने रखे हैं क्योंकि इन्हीं से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सोल्व होंगे। दो व्यक्तियों ए तथा बी में से एक पद के सापेक्ष रिक्त दो पदों पर चयन करना है। ठीक है भाई, यानी कि दो पर्सन्स है जिनमें से एक का सिलेक्शन करना है। यहां पे एक व्यक्ति के चयन की प्रायिकता 1/2 तथा दूसरे व्यक्ति के चयन की प्रायिकता 1/3 है, तो दोनों के न चुने जाने की प्रायिकता ज्ञात करें। ध्यान से सुनना, जो पहला व्यक्ति है ए, उसके सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। ठीक है भाई, तो इस आदमी के ना सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो मैंने बताया था कि 1 में से माइनस कर देना, तो 1 में से माइनस करेंगे तो कितना बनेगा? 1 माइनस 1/2, दिस इज 1/2। ठीक है, फिर दूसरा जो आदमी है उसको उसके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो तुम कहोगे 1/3। ठीक है, प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी दूसरे आदमी के सिलेक्शन की, ये लिखा है 1/3 है। ठीक है, तो इसके ना सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो इसको 1 में से माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस 1/3 करेंगे तो कितना बनेगा? 2/3। 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2 और बटे में 3। ठीक है, तो ना सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 2/3। तो कह रहे हैं कि दोनों के न चुने जाने की, यानी कि दोनों में से कोई भी सिलेक्ट ना हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो इसके लिए दोनों के ना सिलेक्ट होने वाली जो प्रोबेबिलिटी है उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है भाई, ए ना सिलेक्ट हो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2 और बी ना सिलेक्ट हो इसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 प्रोबेबिलिटी होगी दोनों के सिलेक्ट ना होने की। ठीक है, तो आंसर इसका 1/3 बनेगा। क्लियर है यहां तक बात? इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सुनील व विजय एक ही पद के दो रिक्त स्थानों के लिए साक्षात्कार देते हैं। मतलब क्या कह रहे हैं कि सुनील और विजय जो हैं वो दो वैकेंसीज हैं और एक ही पद का मतलब क्या? जैसे मान लो वो टेक्नीशियन की वैकेंसी है, लेकिन है दो वैकेंसी। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा ही था, एक ही पद के दो रिक्त स्थानों के लिए, यानी कि दो वैकेंसी है, उसके लिए इंटरव्यू दे रहे हैं। सुनील के चुने जाने की प्रोबेबिलिटी है 1/3 और विजय के चुने जाने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। तो दोनों में से एक के चुने जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यानी कि दोनों में से सिर्फ एक ही सिलेक्ट होगा। तो हम क्या करते हैं, सुनील, इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ सुनील लिख लेते हैं, जैसे ए और बी लिख रहे थे ना, तो थोड़ा सा पता लग जाएगा कि सुनील के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3। ठीक है भाई, ये लिखा है सुनील के सिलेक्ट होने की। तो सुनील के ना सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो 1 में से माइनस कर दो, दिस इज 2/3। ठीक है भाई, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2/3। या ऐसे कर दिया करो भाई, 3 में से 1 चांस है इसके सिलेक्ट होने का, तो 2 चांस है ना सिलेक्ट होने के, तो 2 और बटे में टोटल लिखना होता है। ठीक है, इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ विजय के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। और विजय के ना सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई? 1 माइनस 1/4, तो दिस इज 3/4। बस 4 में से 1 माइनस करके 3/4 लिख दिया करो। ठीक है, तो सीधा सीधा समझाने के लिए मैं पूरे स्टेप लिख रहा हूं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं जैसे मैं बता रहा हूं। तो कह रहा है कि दोनों में से एक के चुने जाने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि अगर सुनील सिलेक्ट हो गया, ठीक है ध्यान रखना, अगर सुनील सिलेक्ट हो गया तो जायज सी बात है फिर विजय सिलेक्ट नहीं होगा, दोनों में से एक सिलेक्ट होना चाहिए। तो अगर सुनील सिलेक्ट हो गया तो फिर इसका मतलब विजय रिजेक्ट हुआ है, तो 1/3 इंटू 3/4। क्या ये बात समझ में? ठीक है, अगर मैंने क्या लिया, इन दोनों को लिया, सुनील सिलेक्ट हुआ है तो जायज सी बात है विजय सिलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि सुनील सिलेक्ट हो चुका है और दोनों में से सिर्फ एक ही सिलेक्ट होना चाहिए। तो ये सिचुएशन हो सकती है, या ऐसा भी तो हो सकता था कि विजय सिलेक्ट हो जाए, विजय सिलेक्ट हो जाए, तो विजय सिलेक्ट होगा तो फिर जाहिर सी बात है सुनील सिलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई कि अगर विजय सिलेक्ट हो गया तो फिर सुनील सिलेक्ट नहीं होगा। तो ये सिचुएशन भी हो सकती है, ये सिचुएशन भी हो सकती है, तो इसके लिए यहां पे प्लस का निशान आता है। ठीक है, तो ये बात है कि मल्टीप्लाई कब लगाना है और प्लस कब लगाना है, बस ये साइन का खेल है सबसे ज्यादा। तो इसको सोल्व करेंगे तो दिस बिकम्स 1/4, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 1/6।
ठीक है, इसको सोल्व करेंगे एलसीएम से, तो देखो एलसीएम कितना आएगा 12, 4 तिये 12, 6 दूनी 12, तो 5/12। ठीक है, तो 5/12 ये आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा। क्लियर है? तो इस बात को ध्यान से समझना क्योंकि आगे भी इस पे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। ए 75% मामलों में सच बोलता है, यानी कि जब ए से पूछा जाता है तो 75% जो है, यानी कि 100 में से 75 बार उसने सच बोला, और बी 60% मामलों में सच बोलता है, तो दोनों का विरोधाभास होने की संभाविता, यानी कि दोनों एक दूसरे के बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करें, यानी कि ए अगर सच बोले तो कॉन्ट्राडिक्ट कैसे हो सकता है, जब बी झूठ बोलेगा। ए तो कह रहा है नहीं ये सही है, बी कह रहा है ना ये सही नहीं है। ए कह रहा है मैंने चोरी नहीं की, बी कह रहा है ना इसी ने चोरी की। ठीक है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट वाली बात होगी, यानी कि आपकी बात का अपोज कर रहा है वो। ठीक है, तो यहां पे ए जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई 75%। तो फिर ए के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो 100 में से आप 75% को माइनस करोगे तो इट बिकम्स 25%। ठीक है, या तो ऐसे कर लेना या ऐसे कर लेना। 75% होता है 75/100, यानी कि 3/4। ठीक है भाई, तो 3/4 इसकी सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है, तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4 में से 3 माइनस कर दो 1/4, या 1 में से 3/4 माइनस कर दो, दोनों बात सेम आएंगी। तो 25% भी तो 1/4 ही होता है, तो आप ऐसे भी चला सकते हैं परसेंटेज में, ऐसे भी चला सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी कितनी सिचुएशन में सही बोलता है 60% में, तो बी कितनी सिचुएशन में झूठ बोलता होगा, तो तुम कहोगे 40% में। ठीक है, क्लियर है, ये बता दिया मैंने। ठीक, अब कह रहे हैं कि दोनों का विरोधाभास, तो विरोधाभास कब होगा, जब ए सही बोलेगा, ए सही बोलेगा यानी कि सच बोलेगा, तो फिर बी क्या बोलेगा, झूठ बोलेगा, तो कितना होगा 40% होगा। ठीक है, वैसे एक काम करना, इसको ऐसे कर ही लेना, नहीं तो यहां पे करना पड़ेगा, कोई बात नहीं अभी लिख देंगे। ठीक है, ये फास्ट तो आया कम से कम लिखने में। ठीक, ये बात समझ में, ए सच बोलेगा तो बी इसको कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, यानी कि विरोधाभास करेगा। सिमिलरली अगर बी सच बोलेगा 60% सिचुएशन में, तो फिर ए इसको कॉन्ट्राडिक्ट करेगा कि भाई नहीं तू गलत बोल रहा है। ठीक है, तो ये सिचुएशन भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, तो अगेन साइन प्लस का लगेगा। तो अब इसको जब सोल्व करेंगे तो इस परसेंटेज को हटाना पड़ेगा, तो 75/100, क्योंकि सोल्व भी तो करना है, 40/100, इधर से 60/100, और ये 25/100। ठीक है, तो अब देखो 25 तिया 75, 2500 के 100, बात वही आ गई घूम फिर के, बात यही वाली आ गई। आप इसको ऐसे कर ही लेना, 20 तिया 60, 20×5 100, 25 एकम 25, 2500 के 100। ठीक है, तो अब यहां से ये भी तो कट रहा है, 2 से 2 पे कट रहा है। ठीक है, इधर से कुछ नहीं कट रहा, तो मैं यहां पे लिख देता हूं इसको। तो ये कितना बचा 3/10, 3/10। इधर से कितना बचेगा 3/500 के 20, 3/20। एलसीएम लेंगे 20 आ जाएगा, 10 दूनी 20, 2 तिया 6, और यहाँ पे 3, दिस इज 9/20। लेकिन आंसर जो है वो परसेंटेज में लिखा हुआ है, तो परसेंटेज बनाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपको मैंने सिखा रखा है, तो 45% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले ही फ्रैक्शन में ले लो, कोई दिक्कत नहीं, यहां परसेंटेज ले रहे हो तो बाद में फ्रैक्शन बना लेना। ठीक, तो आंसर 45% लिखा भी हुआ है वहां पे, तो इस तरीके से आपने करना था। तो अब ये जो क्वेश्चन आ गया, ये एग्जाम का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो जो मैंने क्वेश्चन सिखाए हैं उससे अब देखना ये बिल्कुल इजी हो जाएगा, फटाफट तुम इसको कर दोगे। क्या क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी दैट ए हिट्स अ टारगेट 4/5 and B hits the same target is 3/4. If each of them hits once, the probability that target hit only one of them is, ये यहां पे बोल रहा है कि जो A है वो लक्ष्य को भेदने की प्रायिकता रखता है 4/5, और B उसी लक्ष्य को भेदने की प्रायिकता कितनी है 3/4। यदि दोनों को एक एक चांस दिया जाए तो दोनों में से केवल एक द्वारा ही लक्ष्य भेदने की प्रायिकता क्या होगी। तो तुम मुझे बताओ A की टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तुम कहोगे 4/5,
तो ए की ना हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो 1 में से माइनस कर दो, या डायरेक्ट लिख देना, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बताया था ना मैंने भाई 5 में से 4 बार ये टारगेट हिट करता है, तो एक बार वो हिट नहीं करेगा, तो 1/5 हो गया। बी की टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई, बी 3/4, तो फिर बी की हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 में से माइनस कर दो, कितना बनेगा 1/4, 4 में से 3 गया 1 और बटे में 4, ठीक है। तो अब कह रहा था कि दोनों में से केवल एक ही टारगेट को हिट करे, तो इसका मतलब अगर ए टारगेट हिट करेगा, ए टारगेट हिट करेगा तो जाहिर सी बात है फिर बी टारगेट हिट नहीं करेगा, ठीक है। या अगर बी टारगेट को हिट करेगा तो फिर ए टारगेट हिट नहीं करेगा, तो ये सिचुएशन भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, तो ये मैंने तुम्हें सिखाई दिया। तो ये कितना बनेगा 1/5, इधर से कितना बनेगा 3/20, ठीक है भाई। एलसीएम लोगे तो कितना बनेगा 20 आएगा, 5 से काटो 4 पे कटेगा और इधर आएगा 3, तो आंसर कितना बनेगा 7/20। तो दोनों में से सिर्फ एक टारगेट हिट करे, इसकी प्रोबेबिलिटी है 7/20, ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है। तो ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कंसेप्ट मैंने पहले ही सिखा दिया आपको, तो दिक्कत आएगी ही नहीं फिर। कि 2 cards are drawn at random from a pack of 52 cards, the probability that either both are black or both are queen is, ये कह रहे कि 52 पत्तों की गड्डी में से 2 पत्ते बिना देखे हमने निकाल लिए, तो 2 पत्तों के या तो काले रंग के हों या वो बेगम हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो मुझे बताओ, मैंने तुम्हें समझाया था कि जब भी 52 पत्तों में से 2 पत्ते खींचेंगे तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होगी 52C2 कॉम्बिनेशन लगेगा, बताया था ना मैंने, ये 52C2 ये कॉम्बिनेशन लगेगा। फिर 2 पत्ते काले रंग के हों, तो काले रंग के पत्ते होते कितने हैं, तो तुम कहोगे 26 पत्ते काले होते हैं, जिसमें से हमें कोई 2 सिलेक्ट करने, ठीक है भाई। ध्यान रखना 2 पत्तों के या तो काले हों, तो काले पत्ते 26 काले होते हैं, 26 लाल होते हैं, तो 26 में से कोई 2 काले चुने जाएंगे। फिर बेगम कितनी होती है 4, तो 4 में से कोई 2 बेगम चुनी जाए, या तो काले रंग के पत्ते हों या दोनों ही क्या हो क्वीन हो, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो साइन किसका लगेगा प्लस का, ठीक है। अब एक बात यहां पे क्या आई थी, बात ये आई थी कि जो ये 2 बेगम हमने यहां निकाली है, इन 2 बेगम में से 2 बेगम काली हैं, 2 बेगम लाल हैं, यानी कि 2 पत्ते काले हैं 2 लाल हैं, तो 2 काले पत्ते तो हम यहां पहले ले चुके हैं ना, तो यानी कि हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा 2C2 को। यानी कि एक सिचुएशन ऐसी थी जिसमें जो 2 काले पत्ते हैं वो यहां चुने जा चुके हैं, 2 ब्लैक कार्ड्स यहां चुने जा चुके हैं, लेकिन फिर से वो क्वीन के केस में भी आ गए, क्यों, क्योंकि क्वीन 2 काली भी तो होती हैं, तो फिर हमें 2C2 इसमें से माइनस करना पड़ेगा। यानी कि एक सिचुएशन ऐसी है जो यहां पे सिलेक्ट हो गई, जिसे हमने दोबारा ले लिया, तो उसे हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करेंगे, तो मैंने कैसे सोल्व करना बताया था, 26C2, 26 और 2 का डिफरेंस कितना होता है, तुम कहोगे डिफरेंस होता है 24, तो मैंने कहा था इसको 24 तक खोलना है, लेकिन 24 को लिखना नहीं है, और बटे में छोटे नंबर का फैक्टोरियल यानी कि 2। 4C2 कैसे खुलेगा, 4 और 2 का डिफरेंस 2, तो डिफरेंस भी 2 और नीचे भी 2 लिखा हुआ है, तो 4 × 3 बटे में 2, और माइनस में 2C2 तो मैंने आपको समझाया था 1 के बराबर होता है, तो जिसने पिछली क्लास नहीं देखी तो वो देख लेना, कभी कहो कि ये कैसे लिख दिया सर ने। तो 52C2 को करेंगे तो 52 में से 2 गए तो 50, तो 50 तक इसको खोलना है, लेकिन 50 को लिखना नहीं है, तो 52 इंटू में 51 बटे में 2, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका, 2 से कटेगा 13 पे, 25 तिया 25 या 13 पंजे 65, 13 दूनी 26 और 6 32, 325 जमा 6 माइनस 1 बटे में 2 से काट दो, 26 पे कटेगा, तो 51 और 26 की मल्टीप्लाई कर लो भाई, 6 कम 6, 6 पंजे 30, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 6 2 3, 1326 आ रहा नीचे, तो 1326, ऊपर में कितना बनेगा 325 और 6 331 माइनस करेंगे तो 330 बटे में 1326, तो आंसर देखो किस फॉर्म में लिखा हुआ है, काट के लिखा है कि कैसे लिखा है, तो 330 बटे में 1326 बिना काटे लिखा हुआ है, तो आंसर ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा, ठीक है। और ये कैसे आया 1, ये इसका फैक्टोरियल का फॉर्मूला मैंने बताया था NCR का, दिस इज n फैक्टोरियल अपॉन में
n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू में आर फैक्टोरियल। ठीक है, n क्या लेना है, ऊपर वाला नंबर, r क्या लेना है, नीचे वाला नंबर। किसी को ये समझ में नहीं आया हो कुछ भी तो ये फॉर्मूले में रख के कर लेना। ठीक है, तो 330 बटे में 1326। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो ये सब चीजें ना मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं लास्ट क्लास में, तो अगर तुम कर पाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि तुम्हें पता तो लगे कि तुम्हें प्रोबेबिलिटी आया है कि नहीं आया। 10 persons are seated at a round table. The probability that two particular persons sit together is, ये कह रहे हैं कि एक गोल मेज के चारों ओर 10 व्यक्ति बैठे हैं, तो दो विशेष व्यक्तियों के एक साथ बैठने की प्रायिकता क्या होगी। तो मैंने तुम्हें समझाया था n व्यक्तियों को अगर राउंड टेबल के चारों ओर हमें बिठाना है तो उनको हम n-1 फैक्टोरियल से बिठा सकते हैं। ये बात मैंने तुम्हें समझाई थी। ठीक है, तो 10 व्यक्तियों को, 10 पर्सन्स को, 10 पर्सन को कितने तरीके से बिठा सकते हैं, 10-1 का फैक्टोरियल, यानी कि हम इनको बिठा सकते हैं 9 फैक्टोरियल से। क्या पहला पॉइंट समझ में आया कि तुम्हें कह दिया कि ये लो, ये 10 आदमी है, इनको राउंड टेबल के चारों ओर बिठाओ, कितने तरीके से तुम बिठा सकते हो, तो तुम जवाब दोगे 9 फैक्टोरियल। ठीक है, यानी कि 9 फैक्टोरियल से हम बिठा सकते हैं, लेकिन दो विशेष व्यक्तियों के एक साथ बैठने की, यानी कि दो आदमी एक साथ बैठने हैं। तो पहले तो मैं तुम्हें यहां पे 9 पर्सन दिखा देता हूं, ये 5 और 4 9 आदमी हैं, लेकिन दो आदमी एक साथ बैठने चाहिए। तो ये दो आदमी, देखो ये दो फिंगर्स मैंने इकट्ठी कर दी, ये दो आदमी इकट्ठे बैठेंगे। तो अब कितनी पोजीशन बनेगी, देखो 5 पोजीशन तो ये रही, 6 7 8, ये दोनों तो इकट्ठे बैठेंगे ना, एक को बैठा देंगे तो दूसरा खुद बैठेगा अपने आप ही। ठीक है, तो टोटल अब 8 पोजीशंस हैं, तो 9 में से अब 8 पोजीशन बन चुकी हैं। तो हम इन बंदों को, अब देखो पहले तो कैसे समझ रहे हैं कि टोटल थे 10 बंदे, इनको हम कितने तरीके से बिठा सकते हैं, तो जवाब होगा 9 फैक्टोरियल। अब 9 फैक्टोरियल में से भी दो आदमी इकट्ठे कर देने, तो 9 आदमियों में से दो आदमी इकट्ठे कर देंगे तो बचेंगे कितने, बचेंगे कितने, तो अभी मैंने जो तुम्हें समझाया था फिर से एक बार दिखा देता हूं ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। 5 6 7 8, तो 8 फैक्टोरियल से बिठाना है। ठीक है, तो अब 8 फैक्टोरियल, लेकिन 2 फैक्टोरियल से वो बंदे भी इंटरचेंज कर सकते हैं, ये भी आएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना। अब ये 9 बंदे हैं, ऐसे समझ लो कि भाई पहले 10 आदमी थे, 10 आदमियों को कितने तरीके से बिठा सकते हैं, 9 फैक्टोरियल, यानी कि 9 बंदे समझ लो। 9 में से भी 2 बंदे इकट्ठे करने, तो 2 बंदे इकट्ठे हो जाएंगे, तो इन बंदों को अब हम कैसे बिठा सकते हैं, फिर से एक माइनस करके। ठीक है, ध्यान रखना कि 2 बंदे, पहले तो हमने क्या कहा कि टोटल बंदे थे 10, ये 10 बंदे बिठाने हैं, तो जवाब क्या होगा 9 फैक्टोरियल, ये आंसर बनेगा। ये आंसर बन गया 5 और 4 9 फैक्टोरियल। फिर कह रहा है कि भाई इन 2 बंदों में से भी 2 को इकट्ठा कर दो, तो ये 2 बंदे इकट्ठे अगर हो गए तो अब 5 6 7 8, टोटल 8 पोजीशन है। ठीक है, तो 8 फैक्टोरियल से हम इनको बिठा सकते हैं, लेकिन ये जो 2 बंदे इकट्ठे, अगर 2 की जगह 3 बंदे इकट्ठे होते तो यहां पे 3 फैक्टोरियल आता, 4 बंदे इकट्ठे बिठाते तो 4 का फैक्टोरियल आता। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। ठीक, तो अब ये है इनके बैठाने के तरीके, बटे में टोटल 9 फैक्टोरियल। ठीक है भाई, एक गोल मेज के चारों ओर कितने तरीके से बिठा सकते थे, तो जवाब होगा 9 फैक्टोरियल। इसको ले जाना। ठीक है, तो 9 फैक्टोरियल यहां पे आएगा, तो सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 8 फैक्टोरियल इंटू में 2 बटे में 9 इंटू में 8 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको खोलेंगे तो 8 फैक्टोरियल से 1 फैक्टोरियल कट गया, तो जवाब बनेगा 2/9। ठीक है, तो 2/9 ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। तो ये ध्यान रखना, ये ऐसा क्वेश्चन हमने कब किया था, जब मैंने आपको परमुटेशन समझाया था। तो मैंने कहा था कि वोवल हमेशा इकट्ठे आने चाहिए या कॉन्सोनेंट हमेशा इकट्ठे आने चाहिए, तो जो इकट्ठा आएगा उसका एक पोजीशन मान लिया था। ठीक है ना, जैसे दिल्ली था, मैंने कहा था दिल्ली के जो डी और ई हैं वो इकट्ठे आने चाहिए, तो इसको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते थे, 1 2 3 4 5 तरीके थे। लेकिन
अगर मैं कह रहा हूं कि इसमें से डी और ई इकट्ठे आएंगे तो इसको हमने एक पोजीशन माना था, तो ये एक पोजीशन थी, तो 1 2 3 4, तो कितने तरीके से अरेंज होगा 4 फैक्टोरियल। लेकिन ये दो भी तो इधर उधर बैठ सकते हैं, तो इनटू में 2 फैक्टोरियल। तो ये पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था, वैसा ही कंसेप्ट यहां लगाए कि 10 बंदे बैठाने थे, तो 10 बंदों को बैठा सकते हैं 9 फैक्टोरियल से। 9 फैक्टोरियल के बाद इनमें से भी 2 बंदे इकट्ठे कर दिए, तो यानी कि एक पोजीशन और घट गई, तो फिर यहां बना 8 फैक्टोरियल। ठीक है, तो देख लेना भाई कैसे बताया मैंने, दोबारा सुन लेना मेरी बातों को। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। "12 tickets are numbered from 1 to 12. If one ticket is selected at random, then the probability that the number on the ticket is a multiple of 2 or 3." कह रहे कि 12 टिकटों को 1 से 12 तक क्रमांकित किया गया है, यानी कि हमने उन टिकटों पे नंबर डाल दिए 12 तक। ठीक है, ये मैंने सारे लिख दिए हैं, 12 तक हमने नंबरिंग कर दी। यदि उनमें से एक टिकट को हमने बिना देखे सिलेक्ट कर लिया, तो टिकट पर अंकित संख्या के 2 या 3 के मल्टीपल होने की प्रायिकता क्या होगी। तो मुझे बताओ टोटल टिकट कुल संभावना कितनी बनेगी 12, टोटल पॉसिबिलिटी 12। भाई 12 में से कोई भी टिकट आ सकता है, लेकिन सिर्फ 2 का मल्टीपल आए या 3 का आए, तो ये आएगा तो 2 का मल्टीपल होगा, ये आएगा तो 3 का मल्टीपल, ये 2 का मल्टीपल, ये 3 का 2 का दोनों का है, ये भी ये भी। ये वो सिचुएशन है जिनको मैंने हाईलाइट किया है जो 2 या 3 के मल्टीपल है। ठीक है, देखो एक ना तो 2 का मल्टीपल, ना 3 का, ना 5, ना 7, ना 11, तो बची कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 सिचुएशन ऐसी हैं जो 2 या 3 का मल्टीपल होंगी। ठीक है, तो इसको काट देंगे तो 4 दूनी 8, 4 3 12, तो आंसर कितना बनेगा 2/3। ठीक है, तो 2/3 ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। ठीक है, आसान है, समझ में आया होगा कि 2 या 3 का मल्टीपल होने की पॉसिबिलिटी कितनी है 8 आउट ऑफ टोटल 12 होने की पॉसिबिलिटी बटे में टोटल पॉसिबिलिटी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन देयर विल बी एटलीस्ट 1 बॉय इज। कह रहे हैं कि 3 बच्चों वाले एक परिवार में कम से कम एक लड़का होने की पॉसिबिलिटी क्या होगी। तो कम से कम एक लड़का होना चाहिए, तो ये वाला जो क्वेश्चन है, तो मैंने आपको समझाया था 3 कॉइन उछालने वाला क्वेश्चन। जब 3 कॉइन उछालते हैं तो टोटल सिचुएशन बनती है 8। कैसे बनती है, इसको मैं कॉइन की बजाय बच्चों की फॉर्म में लिख रहा हूं, कम से कम एक लड़का होने की। तो अब देखो आपने क्या लिखना है, बॉय लिखना है कितनी बार 4 बार, फिर 4 बार लिखना है गर्ल। ठीक है, फिर 2 बार बॉय 2 बार गर्ल, 2 बार बॉय 2 बार गर्ल, फिर 1 बार बॉय 1 बार गर्ल, 1 बार बॉय 1 बार गर्ल, फिर बॉय फिर गर्ल, फिर बॉय फिर गर्ल। ठीक है, तो यहां से आप देखो अगर 3 बच्चे हैं एक फैमिली में, तो तीनों लड़के हो सकते हैं, 2 लड़के हो सकते हैं, 1 लड़की हो सकती है, पहले वाला लड़का हो सकता है, फिर लड़की, फिर लड़का हो सकता है। तो इस तरह से टोटल हमारे पास 8 सिचुएशन बनेगी। टोटल ये 8 सिचुएशन है, तो 3 बच्चों की फैमिली में कुल कितनी सिचुएशन बनेगी 2 की पावर 3 यानी कि 8। ठीक है, क्वाइन वाले क्वेश्चन से रिलेट करो। फिर उसने कहा कि कम से कम एक लड़का होने की पॉसिबिलिटी क्या है। तो कम से कम एक लड़का, तो देखो एक लड़का कम से कम, सारे भी हो सकते हैं, इसमें 2 लड़के हैं, इसमें भी 2 हैं, तो इसमें भी एक लड़का है, इसमें भी लड़का है, इसमें भी लड़का, इसमें भी लड़का। तो सिर्फ एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें सारी ही लड़कियां हैं। ठीक है, तो उसने कहा कि कम से कम एक, तो कम से कम एक का मतलब ज्यादा तो कितने भी हो सकते हैं। तो ऐसा होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, यानी कि 7 सिचुएशन ऐसी हैं जिनमें कम से कम एक लड़का है आउट ऑफ टोटल 8 सिचुएशन। तो जवाब बनेगा 7/8। तो 7/8 आंसर बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इसका जवाब बनेगा। इजी था क्वेश्चन, और कोरिलेट कहां से किया हमने, जो क्वाइन वाला क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो मुश्किल नहीं है, आसान है चीजें, बस ध्यान से करनी है। A bag contains 24 balls of which X are red, 2 X are white and 3 X are blue.
अ बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट रेड इज, कह रहा है कि एक थैले में भाई 24 गेंदे हैं टोटल, जिसमें से रेड हैं x गेंदे, रेड कलर की कितनी है x, और व्हाइट कितनी है 2x, और 3x कैसी है ब्लू है, नीली कितनी है 3x, और ये सारी गेंद जो है वो 24 के बराबर है, तो हम इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे लेकिन मैं पूरा समझा रहा हूं। ठीक है, तो 3 2 5 और एक 6, 6x की वैल्यू 24 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 से काट के 4, x की वैल्यू 4 आ गई, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि x 4 है तो रेड गेंद हमारे पास है 4, व्हाइट कितनी बनेगी 4 दूनी 8, और ब्लू कितनी बनेगी 4 3 12। ठीक है, तो टोटल हमारी देखो 24 गेंद हो चुकी हैं, 12 8 20 और 4 24। ठीक है, तो हमने इनको जो पीछे क्वेश्चन किए थे वहां पे हमने डायरेक्ट देखता भाई इतनी लाल हैं, इतनी सफेद हैं, इतनी यहाँ पे नीली हैं, तो यहाँ पे एक्स की फॉर्म में दे दिया तो कोई बात नहीं, पहले उसको हम अलग अलग कर लेते हैं। बिना देखे जो है एक गेंद निकाली है, तो एक गेंद निकलती तो टेंशन ही कोई नहीं होती है, कॉम्बिनेशन नहीं लगता फिर, तो एक गेंद निकाली है तो लाल गेंद नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, तो लाल नहीं आनी चाहिए, तो लाल को छोड़ दो, लाल को छोड़ देंगे तो 12 और 8 20 में से कोई भी आ सकती है, आउट ऑफ टोटल 24 बॉल्स। ठीक है, तो लाल गेंद नहीं आएगी, तो यही पूछ रहा था, तो 4 पंजे 20 4 6 24, तो इसकी पॉसिबिलिटी है 5/6, तो 5/6 ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से करना है, कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है इसमें। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आई। तो जब एक निकालते हैं तो कॉम्बिनेशन नहीं लगता, हाँ अगर 2 निकालनी पड़ती तो फिर कॉम्बिनेशन का यूज होता, ये हम पढ़ चुके हैं, पीछे की क्लास देख लेना। तो नेक्स्ट, अ नंबर इज टेकन फ्रॉम 1 to 100, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ प्राइम नंबर, ये कह रहा है कि 1 से 100 तक में से एक संख्या चुनी जाती है, तो इसके अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या है। तुम मुझे बताओ, टोटल नंबर कितने हैं 100, तो 100 में से हमें प्राइम छांटना है, तो 1 से 100 तक 1 to 100 कितने प्राइम नंबर आते हैं, आपको याद हो 25 प्राइम नंबर आते हैं। ठीक है, ये बात हमने बेसिक क्लास में पढ़ी थी कि 1 से 100 तक आते हैं 25 नंबर जो कि प्राइम होते हैं, 1 से 50 तक आते हैं 15 जो प्राइम होंगे, और 1 से 25 तक कितने आते हैं 9 प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, जो सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड होता है, 1 से और अपने आप से। तो प्राइम होने की पॉसिबिलिटी 25 है, आउट ऑफ टोटल 100, तो आंसर बनेगा 1/4। तो 1/4 देखो कहीं लिखा है, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इजी है क्वेश्चन, बशर्ते कि पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, व्हाट इज द नंबर ऑफ ओड डेज इन अ लीप ईयर, ये कह रहा है कि भाई एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या क्या होती है। तो भाई आंसर बिना लिखे हो सकता है, लेकिन मैं समझा देता हूं। लीप ईयर में टोटल कितने दिन होते हैं 366, एक साल में 365 होते हैं, लेकिन लीप ईयर में एक दिन ज्यादा होता है तो 366 दिन होते हैं। तो एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूं तो 7 पंजे 35, बचेगा 16, 7 दूनी 14, बचेगा कितना 2। तो आपको बता दें एक साल के अंदर टोटल 52 हफ्ते होते हैं, टोटल 52 हफ्ते होते हैं, और 52 हफ्ते पूरे होने के बाद ये 2 डेज एक्स्ट्रा बच जाते हैं। तो कितने डेज एक्स्ट्रा बचे लीप ईयर में, वही आपके ओड होते हैं, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो एक लीप ईयर में 52 हफ्ते 2 दिन होते हैं, और नॉर्मल ईयर में 52 हफ्ते और 1 दिन बचते हैं, क्योंकि वहां 365 दिन होते हैं ना, तो फिर वहां 1 दिन बचेगा। ठीक है, तो 2 दिन जो एक्स्ट्रा है वही ओड डेज हैं। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर 3 कर देना आपने। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इस नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी ऐसे लिख देते हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट अ नोन लीप ईयर हैज 53 संडे इज, कह रहे कि एक नॉर्मल ईयर में 53 रविवार होने की पॉसिबिलिटी क्या है। तो यहां पे ध्यान रखना 365 दिन होंगे, तो यहां पे फिर 1 डे एक्स्ट्रा बचेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब देखो 52 हफ्ते का मतलब रविवार 52 बार आया,
ठीक है, 52 हफ्ते का मतलब हर दिन जो है वो 52 बार आया। एक दिन एक्स्ट्रा बचा, अब ये एक दिन जो एक्स्ट्रा बचा ये संडे भी हो सकता है, ये मंडे भी हो सकता है, ये ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे कोई भी हो सकता है। तो 7 में से कोई भी एक हो सकता है। तो कह रहा था कि इसकी रविवार होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, तो इन 7 में से रविवार तो सिर्फ एक ही सिचुएशन में है, तो 1/7 इसका आंसर बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना ये रविवार की जगह सोमवार भी हो सकता था, मंडे भी हो सकता था, ट्यूसडे भी हो सकता था, वेडनेसडे, थर्सडे कोई भी हो सकता था। तो नॉर्मल ईयर में इसकी संडे होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, तो 7 सिचुएशन में से भैया एक दिन जो है वो संडे, मंडे, ट्यूसडे, सातों में से कोई भी दिन हो सकता है, लेकिन संडे 7 में से सिर्फ एक ही सिचुएशन में पॉसिबल है, तो 1/7 यहां पे आंसर बनेगा। तो जवाब आपने कौन सा करना है, कहां गया, जवाब करना आपने ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, और अगर ये लीप ईयर होता, अगर ये लीप ईयर होता तो फिर लीप ईयर के केस में यहां पे 2 बचता, तो फिर आंसर बनता 2/7। ठीक है, ये लास्ट क्लास में मैंने समझाया भी होगा आपको। ठीक है, तो ध्यान रखना नॉर्मल ईयर में 1/7 और लीप ईयर में 2/7। ठीक है, इसी के साथ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, a number is selected at random from the numbers 3, 5, 5, 7, 7, 7, 9, 9, 9, 9. The probability that the selected number is their average is, ये कह रहा है कि संख्याएं 3, 5, 5 ये जो लिखी हैं में से एक संख्या को बिना देखे चुना जाता है, तो सभी संख्याओं का औसत चुनी जाने वाली संख्या की पॉसिबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो मुझे बताओ, एवरेज चुनना है हमने, इनमें से एवरेज नंबर चुनना है, तो पहले हमें एवरेज पता होना चाहिए, एवरेज यानी कि औसत पता होना चाहिए। तो एवरेज कैसे निकलता है, 3 + 5 + 5 + 7 + 7 + 7 + 9 + 9 कितनी बार है, 4 बार है ना, और कितने नंबर हो गए टोटल, 1 और 2 3, 3 3 6 और 4 10, टोटल नंबर है 10। तो एवरेज कैसे निकलता है, सभी का टोटल बटे में जितने नंबर है। ठीक है, तो टोटल कर दो, ये बन गया 3, 5 और 5 10, 7 या 21 और 9 4 बार ऐड करेंगे तो 36 बटे में 10, कितना आ रहा है 36, 37 37 और ये 21, 57 57 और 10 67 और 3 70, 70 बन रहा है टोटल, 70 बटे में 10 कितना आएगा एवरेज 7। यानी कि इनका एवरेज मैंने निकाल के देखा कितना आया 7 आया। तो वो क्या कह रहा था कि हमने इन नंबर्स में से 10 नंबर में से बिना देखे कोई एक नंबर सिलेक्ट करना है, तो ये नंबर एवरेज आएगा, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है। तो तुम मुझे बताओ, यहां पे 7 हमारा एवरेज है, तो इन 10 में से अगर मैं निकालूं तो 7 कितनी सिचुएशन में आ सकता है, तो 1 2 3 सिचुएशन में ही 7 आ सकता है आउट ऑफ टोटल 10 सिचुएशन। तो जवाब बनेगा 3/10। ठीक है, तो 3/10 ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया कि हम जैसे इन 10 में से सिलेक्ट करें कोई भी नंबर, तो वो एवरेज हो, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है। तो एवरेज हो इसकी सिर्फ 3 पॉसिबिलिटी, क्योंकि भाई 3 ही चांसेस ऐसे हैं जिसमें वो एवरेज सिलेक्ट होगा आउट ऑफ टोटल 10 सिचुएशन। तो जवाब 4 नंबर। इसी के बाद अगला क्वेश्चन, तो कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में आ गया तो तुम खुद भी क्वेश्चन को थोड़ा सा बना सकते हो, इधर उधर से अगर घूम के आ जाए तो। If a number x is chosen from the numbers 1 to 3 and a number y is chosen from the numbers 1 4 9, then probability of x y less than 9 is equal to। ठीक है, कह रहे कि एक संख्या x, जो x होगी संख्या वो कहां से होगी, या तो वो 1 होगी या वो 2 होगी या 3, यानी कि इनमें से सिलेक्ट करनी है। और एक संख्या y है जो सिलेक्ट होगी 1 4 और 9 में से। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि x और y का जो प्रोडक्ट है वो हमारा लेस देन 9 हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो अब देखो, पहले तो हम देखेंगे टोटल सिचुएशन कितनी बनेगी, ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहले हम देखेंगे कुल संभावना। देखो x और y, तो x अगर मैं 1 ले लूंगा तो मैं y को भी 1 ले सकता हूं, यानी कि मैं ये सिचुएशन ले सकता हूं। x अगर मैं 1 लूंगा तो मैं y को 4 ले सकता हूं, भाई ये ले लिया, इधर से ये ले लिया। x अगर मैंने 1 ले लिया तो मैंने y को 9 ले लिया। ठीक है,
ठीक, क्लियर है, पता लग रहा है कि भाई मुझे एक्स वाई का प्रोडक्ट करना है, तो एक्स अगर मैंने 1 मान लिया तो वाई को 1 भी मान सकता हूं, 4 भी मान सकता हूं, 9 भी मान सकता हूं। इसी तरह से अगर मैंने एक्स को 2 मान लिया, एक्स को 2 मान लिया तो वाई को मैं 1 ले सकता हूं, एक्स को 2, वाई को 4, एक्स को 2, वाई को 9। भाई 2 के साथ 1 आ गया, 2 के साथ 4 आ गया, 2 के साथ 9 आ गया, ठीक है। एक्स को अगर मैंने 3 ले लिया, एक्स को 3 ले लिया तो वाई को 1 ले लें, एक्स को 3, वाई को 4 ले लें, एक्स को 3, वाई को 9 ले लें, ठीक है। एक्स और वाई का ये प्रोडक्ट किया है हमने, एक्स का और वाई का, तो ये टोटल 3, 3, 6 और 3, 9, टोटल 9 सिचुएशन है इनकी प्रोडक्ट करने की, ठीक है। प्रोडक्ट कितने तरीके से कर सकता हूं मैं? 9 तरीके से कर सकता हूं, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो 9 से कम आनी चाहिए। तो मुझे बताओ क्या ये भी 9 से कम है? ये 4 एकम 4, 9 एकम 9, ये नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि ये 9 के बराबर है, 9 से कम नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना, गलत बता दिया था मैंने, 9 से कम अगर ये होता तो 9 के बराबर होता तो भी प्रोडक्ट हम ले लेते, तो फिर ये सिचुएशन आती अगर ये इक्वल का निशान भी होता, लेकिन प्रोडक्ट 9 से कम आना चाहिए, तो ये 9 के बराबर है तो ये नहीं लेंगे। 2 एकम 2, ये भी 9 से कम है, 4 दूनी 8, 9 से कम, 9 दूनी 18, ये तो 9 से ज्यादा हो गया, 3 एकम 3, ये कम है, 4 3 12 नहीं, 9 3 27 नहीं, ठीक है। तो कितनी सिचुएशन लेनी है? 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 सिचुएशन लेनी है हमने आउट ऑफ 9 सिचुएशन, तो आंसर बनेगा 5/9, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो ध्यान रखना प्रोडक्ट 9 से कम होना चाहिए था, तो ऐसा 5 सिचुएशन में पॉसिबल था। इसी के साथ फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक किस्म का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया हमारा, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि इफ P of A union B is equal to P of A intersection B for any two events A and B, then ये कह रहा है कि भाई दो घटनाएं A और B हैं, तो इनका यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन के बराबर हो तो भाई ऐसा कब हो सकता है? इंटरसेक्शन के बराबर जो है, ये इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? यानी कि एक टाइम पे सिर्फ एक सिचुएशन अकर हो, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती हैं। इसका मतलब क्या कि मान लो एक कॉइन को टॉस किया, कॉइन को टॉस किया या तो हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। ऐसा नहीं कि एक दोनों सिचुएशन हेड और टेल दोनों इकट्ठे आ जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही सिचुएशन हो। तो यहां पे जो भी क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ये बाय डिफॉल्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का केस है, ठीक है। ये नहीं कि भाई दोनों घटना एक साथ होगी, अगर ऐसा होता तो फिर वो मेंशन करता। तो ये आपने समझना है कि जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि दो इवेंट हैं ए और बी, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, मतलब एक टाइम पे सिर्फ एक ही इवेंट अकर होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो यहां पे जब एक टाइम पे एक ही इवेंट अकर होगा तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो ये 0 के बराबर हो गया, तो इसका मतलब मैं फिर P ऑफ A यूनियन B जो है ये किसके बराबर लूंगा? 0 के बराबर, ठीक है। तो ऐसा कब हो सकता है? जब A की प्रोबेबिलिटी B के बराबर, यानी कि जितने चांस A के होने के उतने B के भी हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर 1 बनेगा, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर 1 करना है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से लास्ट ही क्वेश्चन था, बस इसके आगे खत्म हो गए। तो ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन थे जो लास्ट ईयर आए हुए थे। कंसेप्ट भी हमने सीख लिया परमुटेशन कॉम्बिनेशन के साथ, और क्यों सिखाया था देखो क्लास में इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो ये सारी क्लास देखना, तब प्रोबेबिलिटी अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।